नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है ड्रीम जुडिशरी और क्लासेस में। और हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 हम चला रहे हैं, है ना। तो आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से वो चीज़ याद हो गई होगी और समझ में आ गई होगी। तो हम अपना वापस से अपने 2 पन्नों को लेते हुए, इंडेक्स बेसिस चार्ट को लेते हुए आप लोगों के सामने फिर आए हैं। और ऐसे ही आप लोग भी तैयारी करना। तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने चैप्टर 3 भी करा था, चैप्टर 4 भी शायद कर लिया था। ऑलमोस्ट हमने सेक्शन 30 तक हमारा पूरा कवर कर लिया था। बच्चे को न्यायालय में ले जाना, ये सब चीज़ें हमने एक शानदार वे में याद करने के हिसाब से पढ़ी थी, समझने के हिसाब से नहीं। क्योंकि आपको इतना समय है ही नहीं कि आप किसी एक्ट को अच्छे से समझो। क्योंकि अगर कहीं एक इंसान ने मुझसे पूछा आप लॉ पढ़ाते हैं? मैंने बोला नहीं, लॉ पढ़ाता नहीं हूँ भैया, लॉ समझाता हूँ। क्योंकि लॉ पढ़ाने वालों को बाहर से बुलाया जाता है। हम उनमें के नहीं है कि जो लॉ पढ़ के आपको पढ़ा सके। हम तो सिर्फ लॉ समझा सकते हैं कि आपका ऐसा प्रैक्टिकली ये इसमें चीज लिखी है। क्योंकि सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है, तो अपन तो सिर्फ उस पर काम करते हैं। लॉ पढ़ाने वाले से हम भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। लॉ समझाने वाले से समझ सकते हैं, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सुबह के साथ आपके चैप्टर 6 की। और चैप्टर 6 का नाम है, क्योंकि अभी तक हमने बच्चे के बारे में पढ़ लिया, जुविनाइल, जिसका एक टैग था कि जुविनाइल 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 जुविनाइल। तो हमने वही वही चीजें देखी। एक कमेटी बनेगी, उसको एक कोर्ट बोर्ड में भेजेंगे, उसको एक विधि विरुद्ध बालक के बारे में क्या प्रोसीजर, गिरफ्तार कौन करेगा, कहाँ उसको रखा जाएगा, माता पिता के कब लिए कब रखा जाएगा, रिमांड पे कितने दिन के लिए रखा जाएगा, ये सब प्रोसीजर हमने पढ़ ली है। यदि आप लोगों ने अगर ये वाला वीडियो अगर देख रहे हो तो पहले वाला जरूर देखना, तब आपको क्लियर होगा। क्योंकि ये रिदम ऐसी नहीं बनी है, इसकी रिदम ऊपर नीचे हुई है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और अग्रिम शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। तैयारी में कोई भी कमी आती है, कोई भी चीजें आती है, एक बार शेयर जरूर करना, तो आप लोगों को समझ में जरूर आएगा, है ना। एक मिनट से अपन इसको स्टार्ट करते हैं। कहानी को, पूरी कहानी आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों की जुबानी के हिसाब से चलेगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए। चलिए, तो स्टार्ट करें, करते हैं। चलो, चैप्टर 6 किसके बारे में बात करता है? देखरेख संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों के बारे में प्रक्रिया। अभी हमने चैप्टर जो 3 था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये पढ़ा था चैप्टर 3 में कि भैया जरूरतमंद बालक नहीं, विधि के विरुद्ध बालक, यही पढ़ा था। चैप्टर आपका नहीं, चैप्टर 4 आपका पढ़ा था विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में प्रक्रिया। मतलब अगर मैंने कल भी शायद बोला था कि चैप्टर 4 के साथ चैप्टर 6 जरूर डील करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 तरीके के मैंने बालक के टाइप बता दिए थे कि क्योंकि आपको टाइप नहीं बोलते उनको, अलग अलग फील्ड, अलग अलग डेफिनेशन आपकी दी गई हैं, लेकिन हमने बता दी कि इतने बालक आपको मिले, ठीक है। तो विधि विरुद्ध बालक हमने पढ़ लिया, और वो कहां से कहां तक था? वो 10 से 30 तक हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6, जो कि बात करता है जरूरतमंद बालक के बारे में प्रक्रिया। देखो, जरूरतमंद बालक क्या होता है? देखो, जरूरतमंद बालक वही होता है जिसको देखरेख की जरूरत होती है, जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो जरूरतमंद बालक के आगे ही अगर देखरेख और संरक्षण लगा देंगे तो चैप्टर 6 का नाम आपका आ जाएगा। उसके संबंध में क्या प्रक्रिया है, तो चैप्टर 6 पे अब हम बात करेंगे। चैप्टर 6 क्या बात करता है? चैप्टर 6 बात करता है जरूरतमंद बालक और उनके संरक्षण में देखरेख के संबंध में प्रक्रिया। तो ये कहां से कहां तक आपका दिया है? ये 31 से 38 तक दिया है। कहां से कहां तक दिया है सर? 31 से 38 तक दिया है। 31 से 31 से दिया है, 38 तक ये पूरा प्रोविजन आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है कहानी। 31, 32, 33, 34, 35, 36। देखते हैं ऐसा चार्ट आप लोग बनाना। अगर मेरा नहीं बना, मैं तो मिटा के दोबारा बना सकता हूं, लेकिन आप लोग प्रॉपरली बनाना जिसको रिवीजन करना है। देखो, 31 में सीधा सीधा बोल रहा है अगर जिसको जरूरत है तो उसको पेश करने के संबंध में प्रक्रिया है। पहली चीज, समिति के समक्ष पेश किया जाना। कहां देंगे उसको? कमेटी के समक्ष, समिति के समक्ष, बिफोर ऑफ कमेटी। दूसरा, इसमें ज्यादा पढ़ने की बात नहीं है, इधर से इतना ही क्वेश्चन आपको बनने वाला। 31 ही आपका इंपोर्टेंट होगा। 31 कमेटी के समक्ष जरूरतमंद बालक के संबंध में प्रक्रिया है। पहले समिति के समक्ष लाओ 31 में, फिर संरक्षक से पृथक
पाए गए बालक के बारे में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करना। अगर आपके संरक्षण मतलब माता पिता के संरक्षण में कोई भी गार्जियन जो है उससे पृथक हो गए तो उससे पृथक पाए गए जाने के बारे में बालक के संबंध में रिपोर्ट किया जाना, इसके संबंध में बोला है अनिवार्य रूप से रिपोर्ट किया जाना। 32 नॉट इंपोर्टेंट है, वैसे पढ़ सकते हो बस। संरक्षण से पृथक पाए जाने वाले बालक की रिपोर्ट तो करना है भैया, अनिवार्य रूप से करना है, मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर भैया अपने माता पिता से वो व्यक्ति अलग हो गया तो उसके संबंध में रिपोर्ट करना है, ये एक अनिवार्य अपना है। ठीक है। 33 सेक्शन 33 क्या बोलता है? रिपोर्ट ना करना अपराध होगा। वाह, अगर रिपोर्ट नहीं करी तो अपराध होगा। रिपोर्ट ना करना क्या होगा भैया? अपराध होगा। कितने क्या अपराध होगा? कितने माह की सजा? तो ये लिखा है 6 माह और 10,000 रुपए जुर्माना दोनों। 6 मंथ और 10,000 रुपए जुर्माना दोनों। ये फाइन है, ये पनिशमेंट है आपकी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखो। ठीक है, ऐसे कमेटी के समक्ष पेश करेंगे। कमेटी के समक्ष पेश करने के बाद आपका दायित्व है कि अगर वो बालक अपने परिवार से अलग हुआ है या जैसा भी है उसकी रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अगर रिपोर्ट करने में अगर वो ऑफिसर वो चूक कर देता है तो रिपोर्ट ना करना क्या होगा? इसका एक अपराध बनेगा, 6 माह की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना दोनों। अब एक सेक्शन है, ये तो सब कॉमन था के लिए पनिशमेंट याद रख लेना, बाकी इसमें से कुछ पढ़ने वाली चीजें नहीं है, ना मैंने अंदर इसको पढ़ाया है, ना मुझे लगता है कि उसमें से कुछ आने वाला है। ठीक है, जो मेन था सेक्शन के नाम थे और आपकी ये पनिशमेंट थी तो ये अपन ने निकाल दिया। ठीक है, प्री के हिसाब से पढ़ना है, 3-4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है, तो आप लोग समझदार हो, पीछे से बहुत सारे बनने के चांस है जो मैंने कल के लेक्चर में बताया। आज के लेक्चर में भी पनिशमेंट से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है, एक आध दो और अगर निकल गए तो ठीक है, नहीं तो आप पनिशमेंट अच्छे से घोट के बिल्कुल कर लेना। ओके, चलो बालकों का अभ्यर्पण। बालकों का अभ्यर्पण क्या बोलता है? माता पिता संरक्षक बालकों का अभ्यर्पण समिति को करेंगे। माता पिता संरक्षण बालक का अभ्यर्पण समिति को करेंगे, सरेंडर करेंगे, समिति को करेंगे। दूसरा लिखा है समिति पुनर्जीवित हेतु 2 माह का समय देगी। समिति क्या करेगी? पुनर्विचार हेतु, कि एक बार सोच समझ लो भैया, तुम्हारा बेटा है, मेरे पास भेज रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, एक बार सोच लो, विचार करने का समय दे देगी आपको। कितने महीने का? 2 महीने का देगी। यदि बालक 6 वर्ष से कम आयु का है तो दत्तक ग्रहण अधिकरण में भेज दिया जाएगा। अगर भैया 6 वर्ष से कम आयु का है, अगर आपको नहीं रखना तो दत्तक ग्रहण अधिकरण में भेज लो, और अगर 6 वर्ष से ज्यादा आयु का है तो बाल गृह में भेज दिया जाएगा। भैया कहाँ भेज दिया जाएगा? बाल गृह में भेज दिया जाएगा। और बाल गृह आपको पता है 219 में सेक्शन 50 के साथ पढ़ा जाता है, और कितनी बार याद करेगा आप। ठीक है, ओके, 3 चीजों के बारे में बात कर रहा है, 3 चीजें ऐसी बना लीजिए आप भी। ये पहले में है आपके माता पिता और संरक्षण। ठीक है, दूसरे में आपके हैं समिति, तीसरे में आपके हैं दत्तक प्राधिकरण, और आपका चौथे में है बाल गृह। अब इधर से उठा लो बच्चे को। माता पिता के संरक्षण में यदि 6 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो सीधा कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। माता पिता के संबंध में यदि 6 साल से बच्चे का ज्यादा है तो वो सीधा कहाँ चले जाएगा? 6 प्लस है तो सीधा कहाँ जाएगा? बाल गृह में जाएगा। लेकिन माता पिता किसके समक्ष पेश करेंगे? समिति के समक्ष। इसके समक्ष पेश करेंगे माता पिता उस बच्चे को, और समिति कितने महीने का टाइम देगी विचार करने के लिए? तो विचार करने के लिए समय देगी 2 माह। कितना समय देगी? 2 महीने का भाई साहब समय देगी। एक बार आप विचार कर लीजिए, 2 महीने का समय आपको मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? ये यहां से आपका पूरा होना चाहिए। 34 यही बोल रहा है। जैसे अब याद कैसे करोगे? पहले तो भैया समिति के समक्ष पेश किया जाना। 31 का कंप्लायंस यहाँ पे लिया गया है।
फिर संरक्षण से अगर पृथक करने का अगर है, ठीक है, तो फिर उसकी रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट पूरी अनिवार्य, जैसे ये यहाँ लाए हैं और हमने रिपोर्ट करेंगे भैया, रिपोर्ट रिपोर्ट, और रिपोर्ट अगर पेश नहीं कर रहे हो तो 6 महीने और 10,000 रुपए दोनों, रिपोर्ट पेश करो भैया, 6 महीने 10,000 रुपए दोनों। उसके बाद दत्तक प्राधिकरण, तो ये विचार करेगा, दत्तक प्राधिकरण के पास 6 महीने से अगर 6 साल से कम का अगर बच्चा है, 6 साल से कम का अगर कोई बच्चा है तो दत्तक ग्रहण में दिया, 6 साल से ज्यादा का है तो कहाँ भेज दिया जाएगा, बाल गृह में भेज दिया जाएगा, और ये कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कमेटी पुनर्विचार के लिए समय देगी। ये अलग अलग चीजें आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। फाइन याद रख लो, फाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट पेश नहीं करोगे, अगर आपको रिपोर्ट का आदेश आया था 32 में, 33 में आपको रिपोर्ट पेश करनी थी, नहीं करी तो 6 माह और 10,000 रुपये जुर्माना। कमेटी के समक्ष बच्चे को पेश करते हो, ठीक है, तो कमेटी 2 महीने का विचार आपको करने का समय देगी। क्लियर? अब ये तो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहे होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख के आपको याद हो रहे होंगे, ठीक है, इतना याद करना, देखो प्री में इतना ही निकलेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, मिटा रहा हूं मैं 35, 35, 35 क्या बोल रहा है, 35, 35 तो हो गया। अब आएगा अपन 35, 34 कर लिया क्या, 34 में रिपोर्ट ना करने पर शास्ति, 33 में अपराध, ठीक है, हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, अगर 34, 35, 34 के समक्ष हो गया होगा तो देख लेना, लेकिन 35 में ही है ये अभ्यापरण, बालकों का अभ्यापरण। 36 में है जांच, क्या है जांच, 36 में है जांच। तो देखो अब जांच ये किसकी है, जरूरतमंद बालक के संबंध में जांच है ना। 31 के समक्ष क्या है, उसको पेश कर देते हैं। अब पेश करेंगे तो जांच तो बैठेगी ना, जांच जब बैठेगी तो वो 31 के साथ 36 पढ़ते हैं, 31 के साथ क्या पढ़ना, 36, सीधा पेश करो, पेश करने के बाद जांच, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमने क्या पढ़ी है, जांच तो हमने भाई साहब पढ़ी है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी है बिल्कुल। 15 के बाद 16 में भी हमने जांच पढ़ी थी ना, तो ये आपको यहां से पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जांच भैया, जांच, जांच तो हो ही रही है सबकी जांच, उसके वहां पे एज की जांच थी कि एज सही है कि नहीं है, गलत है कि सही है ना। अब यहाँ पे आपको पेश किया जा रहा है तो ये जांच होगी कि भैया जरूरतमंद बालक है कि नहीं है, कि ऐसे ही है। इन्वेस्टिगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन 3 स्टार 4 स्टार जितना भी आपको स्टार लगाना है लगा लेना। 36 मतलब 31 को अगर 31 के समक्ष उसको कमेटी के समक्ष लाया जाता है, किसके समक्ष लाए, कमेटी के अगर उसको समक्ष लाए हैं तो इसके बाद सीधी चलेगी जांच, क्या चलेगी, सीधी जांच। और वो जांच कहाँ चलेगी, 36 की जांच चलेगी। और 36 की जांच कैसी होती है आइए समझते हैं। देखो उसमें क्या क्या लिखा है, मेन पॉइंट कीवर्ड पे फोकस करके आगे निकलते हैं। जब भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो समिति जांच करती है। अन्वेषण 15 दिन में पूरा होगा। देखो इन्वेस्टिगेशन वर्ड लिखा है, इन्वेस्टिगेशन वर्ड लिखा है क्या, देखो इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में होगा, 15 दिन में पूरा होगा। देखो मेरे पास डायरेक्ट नहीं है, मेरे पास मैंने नोट्स बनाए हैं तो उस हिसाब से मैं आपको देख रहा हूँ। थोड़ा बहुत अगर लिखे इन्वेस्टिगेशन की जगह इंक्वायरी भी दिखे तो मुझे बता देना जरा, ठीक है, ये आप लोगों की ड्यूटी है, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से इसमें जो वर्ड लिखा है इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में पूरा किया जाएगा और अंतिम निर्णय 4 महीने में लिया जाएगा। फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन जो है, अंतिम निर्णय 4 माह में लिया जाएगा। कितने महीने में लिया जाएगा भैया, 4 माह में लिया जाएगा। देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं कहीं ऐसा भी था कि आप कमेटी के समक्ष गए थे, बाल कल्याण कमेटी के समक्ष गए थे कि नहीं गए थे, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी भी वहां पे आपको देखने मिलती हैं, है ना, जहां पे निर्णय तुरंत सुना देते हैं। जिस तारीख को पेश किया उस पेश किए जाने के 3 माह के भीतर भीतर निर्णय सुना देते हैं। कुछ कुछ मामले ऐसे रहते हैं ना विधि विरुद्ध अपराध वाले, क्योंकि हमने अभी चैप्टर ये 4 भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो जघन्य अपराध जब हुआ था 14 में, तो 14 में क्या हुआ था, 14 में जब जघन्य अपराध व्यक्ति ने किया था तो जिस दिन उसको पेश किया गया उस दिन से 4 माह के भीतर, 3 माह के भीतर उसको क्या दिया गया था, जजमेंट सुना दिया गया था। और यहाँ पे भी फाइनल डिसीजन 15 दिन की इन्वेस्टिगेशन कर लो और 4 महीने के भीतर क्या सुना दो, आप जजमेंट सुना दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट जांच से संबंधित है। और जांच किसकी हो रही है, इसमें जरूरतमंद बालक की हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि उसको 31 में समिति के समक्ष लाते हैं, 32 में रिपोर्ट को पेश करना अनिवार्य है, 33 में रिपोर्ट पेश ना करने पर वो एक अपराध बन जाता है, 6 माह का कारावास हो जाता है, 10,000 रुपये जुर्माना हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 35 में बालकों का अभ्यापरण है और 36 में आपकी जांच है।
अब देखो जांच में फाइनल डिसीजन हो गया आपका। अब लेकिन डीएम 3 माह से लंबित मामले का पुनर्विलोकन करेगा, ये भी अंडरलाइन कर लो, इस पे भी इन्वेस्टिगेशन हो गई। जो डीएम रहेगा, डीएम अगर 3 महीने से पेंडिंग मामला है, 3 माह का कोई भी पेंडिंग मामला है, कैसा मामला है, पेंडिंग, तो पुनर्विलोकन रिव्यू की पावर बताई गई है कि पुनर्विलोकन कौन करेगा, आपका डीएम करेगा। पेंडिंग केसेस है, अगर 3 महीने का पेंडिंग केसेस अगर पड़ा है। और क्या लिखा है इसमें, यदि समिति 3 माह से लंबित मामले का निपटारा नहीं करती तो राज्य सरकार समिति को ही समाप्त कर देगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देगी, समाप्त कर देगी, समिति समाप्त कर देगी। क्यों? क्योंकि ये 3 माह से पेंडिंग केस है और इसका डिस्पोजल नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? इसका डिस्पोजल मतलब निपटारा नहीं हुआ है। अगर इसका निपटारा नहीं हुआ है तो भाई साहब ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो समिति ही समाप्त कर दे। क्या समाप्त कर दे? वो समिति ही समाप्त कर दे। और समिति कहां है? 2K22 में। ठीक है, अब क्या करेगी राज्य सरकार, समिति के स्थायी सदस्यों का एक पैनल बनाएगी और नई समिति के गठन के समय बर्बाद ना हो, इसलिए वो एक क्या करती है, पैनल नहीं बनती है ना। तो नई गठन का जो समय है वो बर्बाद ना हो, इसलिए वो क्या करेगी, राज्य सरकार एक पैनल बनाएगी, वो भी किसका, जो समिति के स्थायी सदस्य हैं उनका। तो देखो समाप्त कर रही है, तो राज्य सरकार एक पावर और है कि समिति के स्थायी सदस्य का पैनल बनाएगी। अरे मौसम परिवर्तन, सॉरी। चलिए आगे, याद हुआ या नहीं हुआ? फिर से रिवीजन कर ले, क्योंकि ये एक क्लास सब याद, इसका टैग ही है। आपको दोबारा मेरी मतलब ना सुनने की जरूरत होनी चाहिए, ना एक बार देख लो खत्म करो कहानी को, इतना ही पढ़ लो, इससे ज्यादा डीप में मत जाओ ना। आपके पास समय है, 15 सब्जेक्ट आपका वेट कर रहे हैं, 3 ये नए सब्जेक्ट, 15 मतलब कितने, 12, हाँ तो 12 सब्जेक्ट आपका वेट कर रहे हैं, 3 आपको नए पढ़ने हैं, जिसमें से एक मैं पढ़ा रहा हूँ। आईटी भी लेंगे, अगर आईटी का अगर बना मूड तो आईटी भी आपको इसी यूट्यूब लेक्चर पे ड्रीम जुडिशरी आपको कराएगी। ठीक है, तो क्या है, 31 में समिति के समक्ष लाते हैं, 32 में भैया अपराध बनता है कि नहीं, रिपोर्ट पेश करो पहले। तो रिपोर्ट पेश नहीं करोगे 32 में अपराध, अगर रिपोर्ट पेश नहीं करते हो, ठीक है। और 33 में क्या है, रिपोर्ट ना करना अपराध होगा, 34 में उसकी पेनल्टी है, 35 में बालक का व्यर्पण है, 36 में जांच है। अब बचा 37। चलिए 37 क्या बोल रहा है, देख रेख संरक्षण के बारक में जरूरतमंद बालक के पारित आदेश, जरूरतमंद बालक 2K14 में है, 37 छोड़ दीजिए, ठीक है। आदेश ऑर्डर होगा, 37 नॉट इंपोर्टेंट। 38 पे आ जाइए, आ जाइए 38 पे। थर्टी एट पे आ जाइए, देखिए 38 क्या बोल रहा है। धारा 38 किसी बालक को दत्तक के लिए स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया। अगर किसी बालक को दत्तक के लिए स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है, ये एक घोषणा है। क्या है? एक ऐसी घोषणा है। क्या घोषणा है ये? यदि बालक 2 वर्ष का है तो 2 माह के भीतर, यदि बालक 2 वर्ष से अधिक का है तो 4 माह के भीतर सीमित स्वतंत्र घोषित समिति द्वारा स्वतंत्र किए गए घोषित बालक की संख्या और लंबित मामलों की संख्या प्रति माह राज्य अभिकरण और केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण और जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। ये समझ में नहीं आया, इसको तोड़ देते हैं। कैसा तोड़ते हैं? आ जाइए। याद मतलब याद का मीनिंग याद ही होता है ना। धारा 38 क्या बोलती? 38 किसी बालक को दत्तक के लिए स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया। किसी भी बालक को, किसी बालक को दत्तक के लिए स्वतंत्र घोषित करना है। क्या करना है? स्वतंत्र घोषित करना है, मतलब एक तरीके की ये क्या है, घोषणा है। ठीक है, अब ये क्या है, एक घोषणा है। पहली चीज तो स्वतंत्र घोषित करने की एक घोषणा है। इसका दूसरा पॉइंट जो बोलेगा वो बोलेगा यदि बालक की एज, मतलब एज का मैटर आ गया। किसका मैटर आ गया? एज का। एक है 2 साल से कम और एक है 2 साल से अधिक। दोनों के बारे में बात कर रहा है, एक कम के बारे में बात कर रहा है, एक अधिक के बारे में। अगर भैया कम है, अगर भैया क्या है, कम है, तो 2 महीने के भीतर, 2 वर्ष का है तो 2 महीने के भीतर, मतलब 2 में 2 से या 2 वर्ष का है तो 2 महीने के भीतर।
अभी चलने दो। और अगर 2 वर्ष से अधिक का है तो क्या करें, तो भैया 4 महीने के भीतर, 2 दूनी 4, ठीक है। ये क्या है, ये घोषणा है ना, और घोषणा कौन करता है, समिति। कौन करता है घोषणा, समिति। तो समिति तो घोषणा कर रही, क्या बोल रही है कि भैया ऐसे बालक को दत्तक के लिए स्वतंत्र कर देंगे हम, जो 2 साल का है तो 2 माह के भीतर स्वतंत्र कर देंगे, जो 2 साल से अधिक का है तो 4 माह के भीतर स्वतंत्र कर देंगे। कौन कर देगा स्वतंत्र, समिति कर देगी भैया, घोषणा करेगी, लेकिन घोषित करेगी। अब समिति क्या घोषित करेगी कि भैया बालक की संख्या, समिति इसके साथ और क्या चलेगा, इसके साथ चलेगा कि अगर बालक की संख्या, किसकी संख्या, बालक की संख्या और लंबित मामलों की संख्या, अब घोषित किए गए बालक, मतलब समिति ने घोषणा करी तो घोषित किए गए, ये घोषित बालक है आपका, इसकी संख्या, ठीक है, और प्लस लंबित मामलों की संख्या, इसके ऊपर जितने भी लंबित मामले हैं संख्या की प्रति माह, कि प्रति वर्ष क्या लिखा है, प्रति माह लिखा है, प्रत्येक महीने में किसको भेजना है, केंद्र, दत्तक प्राधिकरण और राज्य, क्या लिखा है, और राज्य अधिकरण। मैंने शायद आपको ये बताया था कि राज्य अधिकरण कहाँ है, तो 2K58 में था क्या, देखिए एक बार क्रॉस चेक करिए। और दत्तक ग्रहण अधिकरण कहाँ था, दोनों को मैंने पढ़ाया था कि भैया अधिकरण के टाइम पे आप लोग देख लेना, एक बार मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है। राज्य दत्तक ग्रहण अधिकरण है आपका 57 में, कहाँ पे है आपके 57 में, ये है आपके 57 दत्तक ग्रहण प्राधिकरण, तो ये आपका है 2K57 में है। और राज्य अधिकरण कहाँ है, राज्य अधिकरण आपका है 2K53 में, सेक्शन 67, ठीक है, और सेक्शन 65, तो ये सेक्शन 67 में है, 67 में है, और ये 65 में है, ठीक है, ये 2K53 में है। तो ये विशेष है, विशेष केंद्र दत्तक प्राधिकरण, ठीक है, विशेष दत्तक ग्रहण प्राधिकरण। और आपका, ठीक है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण, चलिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण जो कन्वेंशन वाला था ना, वो यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेना आप लोग कहाँ क्या डिफाइन है, बाकी तो मैं जितना कोशिश हो रहा है दोबारा रिवीजन। और आपका जिला मजिस्ट्रेट, डीएम कहाँ था, डीएम कहाँ था, डीएम डीएम डीएम, तो जिला मजिस्ट्रेट आपका कहाँ था, 2K26A में था। तो डीएम सूचना देगा राज्य अधिकरण और केंद्रीय अधिकरण को, बस इतना आप लोग याद रख लेना, देखो इतना समझो इसको कैसे। अब क्या है, प्रति माह क्या करेंगे, प्रति माह, प्रति माह किसको सूचित करना है, प्रति माह राज्य अभिकरण और केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत और जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा, जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। समिति घोषणा किए गए बालक की संख्या, लंबित मामलों की संख्या, प्रति माह राज्य अभिकरण और केंद्रीय अभिकरण स्रोत अभिकरण और जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेगी, ठीक है। चलिए तो ये इतना है, 3 चीजों को सूचित करना है, इनका नोटिस करना है, नोटिस किसकी, एक तो स्टेट वाले को स्टेट अधिकरण, राज्य अधिकरण, आपका केंद्रीय अधिकरण, अधिकरण और आपका डीएम, ठीक है, ये आपका विशेष दत्तक यही है, यही वाला होगा शायद से, देख लेना एक बार। और 2K26A में, तो ये इस तरीके से आपको डेफिनेशन भी साथ में याद हो जाएंगी, ठीक है। बालक को अगर याद करना है तो 2K12 में चले जाओ, है ना, इस तरीके से। समिति को अगर याद करना है तो 2K इसमें चले जाओ, दत्तक को अगर याद रखना है कि 2K इसमें चले जाओ, बहुत सारी चीजें आपको देखने। चलो 2K2 में दत्तक ग्रहण, 2K2 में, तो ये 2K2 में है, चलो ऐसे आप लोग याद कर लेना।
लिखते जाओ, याद करते जाओ, लिखते जाओ, याद करते जाओ, याद ही याद करते जाओ, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, 2 साल का है तो 2 महीने, 2 साल से अधिक का है तो 4 महीने में। और इन सबको नोटिस देना है भैया, स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं हम इसको, तो भैया इन सबको नोटिस दे दो कि भैया बालक की संख्या ये है और बालकों की लंबित मामलों की संख्या ये है। ओके, चलिए चैप्टर 7 चैप्टर 6 आपको पूरा याद हो गया होगा, कोशिश ये है मेरी कि याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके सामने ही पढ़ पढ़ के बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों को इतना ही देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है। चलिए, है तो और चीज़ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने लायक तो, लेकिन आईएमपी पे ज़्यादा फोकस है। और देखो, पहली क्लास भी आपकी 2 घंटे है, तो ये भी अगर 2 घंटे हो गई तो 4 घंटे में अगर आपको जे एक्ट पूरा याद हो जाता है तो कितनी अच्छी बात है। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओटी लगाना, खेल खत्म कर देना। ठीक है, इसके बाद आईटी देखेंगे। आईटी आपका प्रोसीजर सब्सटेंटिव लॉ है, बिल्कुल अच्छे से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे, मज़ा आएगा। अगर आईटी में पढ़ना है तो ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे कि इधर का उठा के इधर पटक दिया, इधर का उठा के इधर पटक दिया, जहां आपको लगे वहां कर लेना। ठीक है, और तैयारी का लेवल थोड़ा सा, स्पीड ज़्यादा मत भागना, है ना। पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, चीज़ों को समझते हुए याद करते हुए चलना। ज़्यादा भागोगे तो 2 दिन में भी कोर्स खत्म करने के बाद भी अगर एग्जाम में बैठोगे और फिर ब्लर कर जाएगा तो भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए थोड़ा धीरे 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 चलने देना। स्कोप अच्छा है। एमपीजी के कंप्यूटर वगैरह की अगर मैं सोचूं तो आपकी क्लास ले सकता हूं, कभी भी ले सकता हूं, मतलब जो मैंने तैयार किया है उसके हिसाब से, जो मैं अपनी क्लास में दे रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोगों को भी बता दूंगा 1 आध 2 दिन में। वैसे तो बहुत सारे वीडियो डल ही रहे हैं कि एमपीजी के, स्टैटिक जी के और फलाना डी के, फिर भी लेकिन अगर बनता है तो फिर करते हैं अपन उसके लिए। तो बैठे हैं ही, समय मिलेगा तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध करा देंगे, नहीं मिल रहा है तो क्या करें। चलिए, चैप्टर 7 क्या बात करता है? पुनर्वास समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया। क्या बोल रहा है? पुनर्वास समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया। अब भैया, व्यक्ति तो जो बालक है, अपराधी हो गया, तो अब पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया की घृणा से उसको ना देखें। जो हमने सिद्धांत पढ़े थे कि भैया उसकी गरिमा बनी रहे, ये हो वो हो, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे भैया, सेक्शन 3 इसी के लिए बात कर रहा था। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है? पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया, ये कहाँ है? आपके चैप्टर का नाम ही 39 है। 39 इंपोर्टेंट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक, कोई समझाने की बात नहीं है, कोई ऐसी प्रोसीजर नहीं है। पुनः मिलाना है और उसको पुनर्वास कराना है, तो ये कहाँ दिया है? 39 में, चैप्टर 7, आपका चैप्टर 7। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, है ना, जल्दी जल्दी में कुछ भी हो जाता है। तो चैप्टर 7 आपका अध्याय 7 है। क्या बोल रहा है? पुनर्वास, पुनर्वास और पुनः मिलाने की प्रक्रिया। किसके बारे में बात कर रहा है? ये 39 के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 39। 40 क्या बोल रहा है? 40 बोल रहा है देखरेख और जरूरतमंद बालक का प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन के बारे में बात कर रहा है। प्रत्यावर्तन के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? प्रत्यावर्तन के बारे में, रेस्टिट्यूशन के बारे में। ये बोल रहा है कि समिति, इसका 4 पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए। कौन सा? 4 वाला। मतलब अगर मैं बात करूं कि आपको यहां से देखना है 40 का 4 अंडरलाइन कर लीजिए और 40 के 4 को समझ लीजिए। 40 का 4 क्या बोल रहा है? समिति राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी रीति में जो भेद की जाए, प्रत्यावर्तन या मृत्यु या बालक के भाग की सूचना प्रत्येक 3 माह में प्रस्तुत करेगी। हर 3 माह में समिति को फिर रिपोर्ट, एक सूचना प्रस्तुत करनी है। कैसे? मृत्यु या बालक के भाग की जाने की सूचना, बालक के भाग जाने की सूचना, है ना। 3 चीजों की सूचना है भैया, ऐसी रीति में जो कि भेद की जाए। या तो वो भैया घर को लौट के वापस आ गया, प्रत्यावर्तन की सूचना, मृत्यु की, मर गया, डेथ हो गई उस व्यक्ति की, या भाग जाने की, वो भाग गया। इन 3 चीजों की, क्योंकि भगोड़ा बालक भी है आपका, है कि नहीं? ये भगोड़ा बालक, भगोड़े बालक के संबंध में क्या प्रक्रिया, ये भी आपके जे एक्ट में, तो आपको भगोड़ा बालक कहाँ दिया है ये भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये भगोड़ा है। 3 चीजों के संबंध में, इसमें भी समिति की ड्यूटी है आपकी। इसमें भी किसकी ड्यूटी है? समिति की, मतलब कमेटी की। समिति की क्या ड्यूटी बताई गई है? कि वो भैया सूचना देंगे, नोटिस। किन 3 चीजों के लिए नोटिस देंगे? कि बच्चा क्या हो गया? उसका प्रत्यावर्तन हो गया। बच्चा क्या हो गया? मर गया, मृत्यु हो गई। बच्चे क्या हो गया? भाग गया। क्या हो गया? भाग गया। और इन सब का नोटिस, इन तीनों का नोटिस किसको देगा? वो
राज्य और डीएम, राज्य अधिकरण और डीएम। राज्य अधिकरण केंद्र तो नहीं है ना, ठीक है, केंद्र है क्या, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट को, है ना। तो राज्य सरकार को देगा और जिला मजिस्ट्रेट को। ये 2K26A में एक बार फिर याद कर लो, राज्य सरकार आपके 2K59 में। तो ये आपको ऐसे तरीके से पूरी याद होनी चाहिए। और ये टाइम ड्यूरेशन कितना है, नोटिस देने का ड्यूरेशन है आपका, टर्म जो है आपको प्रत्येक 3 माह के भीतर, 3 माह, प्रत्येक 3 माह में नोटिस देना है, ठीक है, प्रत्येक 3 माह में नोटिस देना है। कैसे, पुनर्वास और प्रत्यावर्तन के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए, तीनों के लिए नोटिस देना। 41 क्या बोल रहा है, बालक की देखरेख, और ये वही बालक है, जरूरतमंद बालक। कौन बालक है, ये भी जरूरतमंद बालक है, ठीक है, जरूरतमंद, ये बालक कंफ्यूज मत होना ना, ये भी वही बालक है, जरूरतमंद बालक। बालक कहाँ है, बालक वही है, जरूरतमंद बालक। घर आ जा, भाग गया, मृत्यु हो गई तो इसकी सूचना देना है, वो वाला बालक नहीं है विधि के विरुद्ध अपराध करने, जरूरतमंद बालक, ठीक है। 41 बालक की देखरेख संस्थानों का रजिस्ट्रीकरण, वेरी गुड, ये इधर से क्वेश्चन आपके बनेंगे और है वास्तव में, ये 41 आपका है ना। क्या बोल रहा है कि राज्य सरकार आवेदन की प्राप्ति पर 1 माह के भीतर 6 माह के लिए अनंतरिम रजिस्ट्रेशन मंजूर करेगा। 1 माह में 6 महीने का रजिस्ट्रेशन मान लो आप, अगर 1 महीने में आवेदन करना है, फिर आपको 6 महीने का क्या मिल जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। 1 माह के भीतर 6 महीने के लिए अनंतरिम रजिस्ट्रेशन मंजूर करेगी। चलिए समझिए इस कहानी को और याद करते हैं, ठीक है। 41 चैप्टर 7 कहाँ से कहाँ तक है आपका, ये आपका दिया गया है 39 से 55। ये थोड़ा सा लेंदी है ना, चैप्टर 7 लेंदी है, तो यहाँ से थोड़ा सा बना के रखना। चैप्टर 7 कहाँ से कहाँ तक है, 39 से 55 तक, अच्छा खासा लेंदी चैप्टर चल रहा है। अब आ जाइए कहानी बनाते हैं, है ना। चलिए बनाते हैं बनाते हैं बनाते हैं। चलिए 41 42 तो हो, 40 तो हो गया ना, 40 तो हो गया, आप लोगों को 40 तो याद हो गया, लेकिन 41 कैसे याद करेंगे। ये बोल रहा है बालकों की देखरेख के संबंध में रजिस्ट्रीकरण, संस्थानों का रजिस्ट्रीकरण, संस्थान ओहो देखरेख संस्थानों का रजिस्ट्रीकरण, बालक बाल देखरेख संस्थानों का रजिस्ट्रीकरण इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। पहला पॉइंट, एप्लीकेशन किसको होगी, स्टेट गवर्नमेंट को होगी। स्टेट गवर्नमेंट एक्शन कितने महीने के भीतर ले सकती है, 1 महीने के भीतर। कितने महीने के भीतर, कितने माह के लिए ले सकती है, फॉर 6 माह। क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करवा देगी। कितने महीने के लिए रजिस्ट्रेशन क्या होगा, 6 माह का मंजूर कर देगी। अब यदि संस्थान 6 माह में रजिस्ट्रीकरण शर्तों का पालन नहीं करता, 6 माह में रजिस्ट्रीकरण शर्तों का पालन नहीं करेगा, ये है रजिस्ट्रेशन मंजूरी, कि ये हमारी है क्या, टर्म, ये हमारी क्या लिखी है, टर्म लिखी है। और टर्म का अगर पालन नहीं करोगे, टर्म है 6 माह के भीतर आपको पूरी टर्म का पालन करना है, अगर आप पालन नहीं करते हो, मंजूर कर दी रजिस्ट्रीकरण, पालन नहीं करते हो तो रजिस्ट्रीकरण तुरंत रद्द हो जाएगा। पालन नहीं करोगे तो जो रजिस्टर, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तुरंत कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श करने के पश्चात ही रजिस्टर करेगा, ये इंपॉर्टेंट और स्टार बना के, कि स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा, परामर्श लेगा, किससे लेगा, ये परामर्श लेगा आपके डीएम से, तब जाके ये क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा।
ठीक है। तो क्या है, राज्य सरकार के भैया आवेदन आया तो राज्य सरकार 1 माह में 6 माह के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मंजूरी दे सकती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की शर्तों का अगर पालन नहीं करेगा तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकती है। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले आपको डीएम से परामर्श लेनी पड़ेगी, राज्य सरकार परामर्श लेगा, देन उसके बाद रजिस्टर करेगा आपका डॉक्यूमेंट, आपका संस्थान का। ठीक है। यदि राज्य सरकार 1 माह के भीतर अनंतरम प्रमाण पत्र जारी नहीं करता, यदि राज्य सरकार 1 माह के भीतर अनंतरम प्रमाण पत्र जारी नहीं करता तो आवेदन की रसीद को ही अनंतरम प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा और 6 माह तक के लिए वैध रहेगी। 6 माह से जोड़ दो इसको, क्या जोड़ दो, ये एप्लीकेशन लगाई थी स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट एक देता है प्रमाण पत्र, अनंतरम प्रमाण पत्र, फाइनल प्रमाण पत्र देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन। अगर वो प्रमाण पत्र नहीं दे रहा और नहीं देता है तो जो आपकी एप्लीकेशन है ना वही क्या मान लिया जाएगी, प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा। और वो कितनी वैलिडिटी कितनी रहेगी इस एप्लीकेशन की, वैलिडिटी रहेगी कितनी, 6 मंथ, 6 महीने इसकी क्या रहने वाली है, वैलिडिटी रहने वाली है। ये वाली चीज क्लियर। जो आवेदन की रसीद पावती मिलती है ना, पावती सील लगा के, तो ये सील वाली है पावती, यही माना जाएगा आपका प्रमाण पत्र। ठीक है, चलिए सुनते जाना, डायग्राम पे फोकस करते जाना, देखते जाना, डायग्राम फोकस करते जाना, पूरी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, देन इसके बाद क्या लिखा है, ये लिखा है आवेदन 6 माह के भीतर निपटाया जाएगा। यदि आवेदन 6 माह में नहीं निपटाया गया तो अधिकारी के ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, अधिकारी के ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी और रजिस्ट्रेशन की अवधि 5 वर्ष होगी और 5 वर्ष के लिए नवीनीकृत होगी। फाइनल और फाइनल एक बात। ठीक है, चलो अच्छा, मैं एक काम करते हैं, आप लोग ऐसे में कंफ्यूज हो गए, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कितनी चीजें हमने यहाँ से देखी। देखो, रजिस्ट्रेशन कराना है संस्थानों का, किसका रजिस्ट्रेशन कराना है, संस्थानों को। कहाँ दिया गया है, 41 में दिया है। कहाँ दिया गया है, 41 में दिया गया है। तो सबसे पहले इसके कितने, 1 2 3 4 5 में देखते हैं। पहले आते हैं एप्लीकेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे एक्शन है कितने, 1 महीने। वैलिडिटी कितनी है इस एक्शन की, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए मंजूर कितने समय पे करेगा इस एक्शन को, तो ये 1 महीने में आपका एक्शन लेगा और उसके बाद आपकी वैलिडिटी रहेगी, जो वैलिडिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 6 महीने। कितनी रहेगी, 6 महीने। इस 6 महीने में पूरी शर्तें होंगी कि भैया ये शर्तों का पालन कर लो, अच्छे से विचार लो। अगर आप पालन करने के लिए तैयार हो तो देन हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। देन हम क्या कर देंगे, इसका रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। अगर 5 साल के लिए अभी कराना तो रिन्यू कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा, 5 साल के लिए होता है। अब क्या होता है, अब होता यह है कि 6 महीने में अगर आपने शर्त का पालन नहीं किया, दूसरे में ये बोलता है कि अगर 6 मंथ आपको दिए थे और 6 मंथ मंजूरी के थे, वो क्या रजिस्टर मंजूर हो गया है आपका, 6 मंथ में मंजूर कर लेंगे हम आपको, लेकिन शर्त का पालन करो। यदि आप शर्त का पालन नहीं करते तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, तुरंत के तुरंत कैंसिल करा देंगे। आपकी जो जितनी भी प्रोसीजर आपकी चली है वो क्या हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें जब रजिस्ट्रेशन कराने हैं तो रजिस्ट्रेशन की जो आपको जो सूचना देनी पड़ती है, 6 माह के भीतर जो सूचना आपको देनी पड़ेगी, किस किस को सूचना देते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार करती है, रजिस्ट्रेशन कौन करती है, राज्य सरकार करती है। यहाँ पे एप्लीकेशन किसकी, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट लिखना भूल गया। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, कंसल्ट करेगी, कंसल्टेशन ऑफ डीएम, डीएम से कंसल्टेशन करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन करेगी, डीएम से ही कंसल्टेशन करने के पश्चात क्या करेगी, वो रजिस्ट्रेशन करेगी। और सबसे सुनहरी बात, सबसे सुनहरी बात यह है कि यही जो वैलिडिटी आपकी 6 महीने में, 6 महीने में एक दिया जाता है प्रमाण पत्र, 6 महीने में आपको मिलता था एक प्रमाण पत्र जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड माना जाता है कि हाँ आपकी मंजूरी, मतलब 6 माह में मंजूर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, मंजूर। अब मंजूर के लिए चाहिए प्रमाण पत्र, और प्रमाण पत्र अगर आपको नहीं दिया गया, अंतिम फाइनल प्रमाण पत्र के हाँ आप जाइए रजिस्ट्रेशन करा ली, 5 साल का रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रमाण पत्र नहीं मिला तो फिर जो एप्लीकेशन होगी, और जो एप्लीकेशन जिसको बोला जाता है रसीद, जिसको बोला जाता है पावती, और यही आपकी क्या होगी, फिर प्रमाण पत्र बन जाएगा। फिर जाके आप डीएम से कंसल्टेशन करके स्टेट गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा देगी। दिस इज
सेक्शन 41। क्लियर? याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो आपको याद हो गया होगा और आपको ज्यादा इस पे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? 2 बार हो गया है, अच्छे से हो गया है। पहले मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, आपने जैसे पॉइंट लिख दिए, खटाखट 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 खटाखट, चलने दो। ठीक है, याद करना है। अब ये मत पूछना ऐसा क्यों, ऐसा कहाँ, ऐसा किस लिए, ये सब नहीं, याद करके आगे बढ़ जाओ। फाउंडेशन बैच में मिलते हैं। अभी तो ये आपका क्रैश मान लो। ठीक है, चलो 42, बालक की देखरेख संस्था का रजिस्ट्रीकरण न कराने के लिए शास्ति। बालक की देखरेख में संस्था का रजिस्ट्रीकरण न कराने के लिए शास्ति, क्या शास्ति है? बालक की देखरेख, अभी क्या था, संस्था रजिस्टर्ड थी या आवेदन कर रही थी संस्था रजिस्टर कराने के लिए। ठीक है, अब 42 ये बोल रहा है कि जो संस्था है जहां बालक की देखरेख होती है उसका रजिस्ट्रीकरण है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो ये अपराध है। क्या है ये? अपराध है भैया, अपराध। तो शास्ति लगेगी, शास्ति कितनी लगेगी? 1 वर्ष और 1 लाख। 1 लाख से कम नहीं होगा। अब बाकी आप लोग सोच लो यार, 1 लाख लग रहा मुझे, तो 1 लाख से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, या दोनों, दोनों भी, बोथ। ठीक है, दोनों, 1 वर्ष 1 लाख और दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन में प्रत्येक 3 माह में विलंब में एक पृथक अपराध माना जाएगा। और रजिस्ट्रेशन में प्रत्येक 3 माह में अगर विलंब रहेगा तो हर एक अपराध माना जाएगा। मतलब 30 दिन लेट, अगर आप 30 दिन क्या हुए, 3 माह, सॉरी 3 माह नहीं, 30 दिन का विलंब एक पृथक अपराध माना जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन कराने का जो समय दिया था, एप्लीकेशन लगाओ, फिर 6 महीने में मंजूर करो, 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन करो, डीएम से कंसल्टेशन करती है। तो जितना आप डिले हो जाओगे रजिस्ट्रेशन का, आपको रजिस्ट्रेशन कराने में आपको आवेदन लगाना था गाय की 1 माह के भीतर। ठीक है, तो ये वाली चीज है, और 6 माह के भीतर वो मंजूर करेगा स्टेट गवर्नमेंट, यही तो पढ़े ना, 1 माह में 6 माह के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक 30 दिन के हिसाब से, कि हर 30 दिन में एक पृथक अपराध माना जाएगा, पृथक अपराध। और ये अंडरलाइन कर लेना, ये वाली लाइन, हर 30 दिन के लिए एक पृथक अपराध माना जाएगा। ठीक है, बाकी पनिशमेंट याद रहे नहीं रहे, 30 दिन की पृथक अपराध माना जाएगा ये विलंब में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में प्रत्येक 30 दिन का विलंब, आप विलंब हो रहे हो, 30 दिन डिले हो तो फिर अपराध बन जाएगा, फिर 30 दिन फिर अपराध बन जाएगा। पृथक अपराध, प्रथम शास्ति, पृथक जुर्माना, कुछ भी हो सकता है। अंडरलाइन कर लो 43, 43 पे गोला लगा लो, खुला आश्रय, खुला आश्रय, खुला आश्रय। एक होती है ओपन कोर्ट, जो कि सीआरपीसी में पढ़ते हैं, सीपीसी में पढ़ते हैं, ऐसे ही जुवेनाइल में भी कौन है, खुला आश्रय। तो अंडरलाइन कर लो 43। अब 43 खुला आश्रय। 44 पोषण देखरेख, अंडरलाइन करते जाओ, पोषण देखरेख। 45 में आपका प्रवर्तकता है, प्रवर्तकता, उसके बाद प्रवर्तकता है। ठीक है, उसके 46 में बालक की देखरेख, संस्थानों को छोड़ने वाले बालक की पश्चातवर्ती देखरेख। पश्चातवर्ती देखरेख मतलब 2 के 5 में जो आपको बोला गया है कि संस्था में छोड़ दिया, अब बालक की पश्चातवर्ती देखरेख चलती रहेगी। ठीक है, इसके बारे में प्रवर्तकता है 45 में। 44 में आपका पोषण देखरेख है। 47 में संप्रेक्षण गृह है, बाल गृह आपका पढ़ के आए हैं, संप्रेक्षण गृह 47 में है। विशेष गृह आपका 48 में है। 49 में सुरक्षित स्थान है, क्या है, सुरक्षित स्थान है। अब सुरक्षित स्थान में 18 वर्ष से अधिक किसी बालक को या 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच किसी जघन्य अपराध के दोषी को रखा जाता है। 49 इंपोर्टेंट है। ठीक है, पोषण देखरेख, प्रवर्तकता 47 में। 46 में आपका बालक की पश्चातवर्ती बालक की देखरेख। 47 में संप्रेक्षण ग्रहण। 48 में आपका विशेष ग्रह। ऐसे याद कर लो, ग्रह से, ग्रह एक है, संप्रेक्षण ग्रह एक है, विशेष ग्रह एक है, बाल ग्रह एक है आपका, और क्या बचा, ग्रह इतना ही है धरती पे, यहाँ पे इतने ही ग्रह हैं, ऊपर बहुत सारे ग्रह हैं। ठीक है, तो ये इतने याद रख लो। विशेष संप्रेक्षण, तो विशेष कहाँ है आपका 48 में,
ये कहाँ है 47 में, ये कहाँ है 50 में। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इसी के साथ सुरक्षित स्थान भी याद रख लो, वो भी एक तरीके से ग्रह है लेकिन अलग है जरा। ठीक है, सुरक्षित स्थान 2 के 49 सेक्शन में ही है, सेक्शन 49 में है। अब सुरक्षित स्थान में रखने वाला कौन है? एक 18 ईयर से ऊपर वाले बालक जाएंगे और 16 वर्ष से 18 के जिन्होंने जघन्य अपराध किया है। और जघन्य अपराध कहाँ है? आपके 2 के 33 में है। जघन्य अपराध किया है तो वो उनको रखा जाएगा सुरक्षित स्थान में। ठीक है, 18 साल से ऊपर और 16 से 18 या 16 से 18, ये लिखना 18 साल से ऊपर या 16 से 18 साल तक जिन्होंने जघन्य अपराध किया है उनको सुरक्षित स्थान में रखा जाएगा। 50 में आपका बाल गृह है, बाल गृह 2 के 19 में आपको बता ही दिया था। 15 में उचित सुविधा तंत्र है। 51 में आपका क्या है? 51 में आपका उचित सुविधा तंत्र है, उचित सुविधा तंत्र, उचित सुविधा तंत्र है, तंत्र तंत्र मंत्र उचित सुविधा। ठीक है, तंत्र। तो 51 में आपका तंत्र है। योग्य व्यक्ति 2 के 28 में है, उसको कल हमने पढ़ा था, 52 के साथ पढ़ना है। योग्य व्यक्ति, योग्य व्यक्ति 52 में आपका क्या है? योग्य व्यक्ति, जो को 2 के 28 के साथ हमने देख लिया था। योग्य व्यक्ति उचित सुविधा तंत्र कैसे याद होगा कहानी को? देखो 43 में खुले में गए, खुला ग्रह आपको बताया, खुला, यहाँ पे खुला ग्रह वो लिख दो, तो आपका हो गया 43। हो गया ना, इतने तो याद ही हो गए। खुला ग्रह 43 में, बाल ग्रह 40 में, शेष ग्रह विशेष ग्रह 48 में, संप्रेक्षण करना आपका 47 में है। कहाँ पे है ये? 47 में। सुरक्षित स्थान आपका 49 में है और इन सब के लिए एक उचित सुविधा तंत्र तैयार होता है वो कि 51 में है। सभी का एक निचोड़ होता है वो बाल ग्रह में चला जाता है। ये भी चीजें हैं। 52 में अब क्या है? 52 में योग्य व्यक्ति बनेंगे ये लोग, अगर यहाँ पे जाएंगे तो योग्य व्यक्ति ही तो बनेंगे। खुले ग्रह में, बाल ग्रह में, विशेष संप्रेक्षण ग्रह में, सुरक्षित स्थान में, तो उधर वहां पे रहेंगे तो एक योग्य व्यक्ति बनेंगे। तो 52 में क्या है? योग्य व्यक्ति है। ठीक है, 53 में क्या है? 53 में फिर से वही बात, जो टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रेशन संस्था में पुनर्वास और पुनः मिलाने के सेवाओं और प्रबंध। अब भैया रजिस्टर्ड हो गया संस्थानों का, हमने लड़ाई कितनी लड़ी उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, 41 42 में नहीं कर रहे तो शास्त्री जड़ दी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? यही तो है। अब क्या है? अब ये बोल रहा है कि भैया आपका 43 में, 53 में, 53 सॉरी 53 में रजिस्टर्ड संस्थाओं में पुनर्वास और पुनः मिलाने के संबंध में, प्रक्रियाओं के संबंध में। अब रजिस्ट्रेशन मिल गया ना, तो उनको पुनर्वास और पुनः मिलाने के संबंध में अब आपकी ड्यूटी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, अब आप समिति को नोटिस वोटिस नहीं, ये अब आपका थोड़ी सी सेवाएं और प्रबंध करने की सुविधा आपकी है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन एक्ट से क्या बन गए हो? संस्थान बन गए हो। तो 53 में आपका ये वाली चीज आ गई। इसके बाद 54 क्या बोल रहा है? रजिस्ट्रीकृत संस्थानों का निरीक्षण। यही है इंपॉर्टेंट। अब यहां से बहुत समय बाद ये इंपॉर्टेंट आपको मिला। 54 आ जाइए। क्या है 54? रजिस्ट्रीकृत संस्थानों का निरीक्षण। रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं का निरीक्षण। क्या निरीक्षण है? रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं का निरीक्षण के बारे में क्या बोला गया, आइए देखते हैं। निरीक्षण करने का इनका ड्यूटी भैया क्या? निरीक्षण, राज्य सरकार निरीक्षण समिति का गठन करेगी। एक कमेटी बनती है, उस कमेटी का नाम है निरीक्षण समिति, इंस्पेक्शन कमेटी। इंस्पेक्शन कमेटी उसका नाम है। इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता? कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठन कौन करता? बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार करती है एक निरीक्षण समिति का गठन, जिसमें 3 सदस्य होंगे, जिसमें से एक महिला होगी। बिल्कुल स्पेसिफाइड कर लेना, ये वहां से अलग ये इंस्पेक्शन समिति बन रही है 54 में, है ना, जिसमें 3 सदस्य होंगे, जिसमें से एक महिला। इस समिति में 3 मेंबर होंगे, जिसमें से एक फीमेल, महिला मैंडेटरी है।
मैंडेटरी है, एक महिला होना आवश्यक है, होगी, और 3 माह में कम से कम एक बार तो निरीक्षण करेंगे। ड्यूटी आ गई। ड्यूटी क्या है इस कमेटी की? 3 माह में एक बार निरीक्षण करना। तीन माह में एक बार निरीक्षण करना इसकी ड्यूटी होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कहानी को। ठीक है, और एक माह में एक बार में निरीक्षण करेंगे और ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को देंगे। अब ड्यूटी ये भी है कि रिपोर्ट पेश करना है, तो रिपोर्ट किसको देंगे? डीएम को देंगे। कितने दिन में देंगे? दिन 1 सप्ताह, मतलब 7 दिन होते हैं, लेकिन 1 सप्ताह ही लिखना है अपने को, क्योंकि सप्ताह ही दिया है, तो 1 सप्ताह में भेजना है। कितने सप्ताह में भेजना है? 1। ड्यूटी है, रिपोर्ट करेंगे डीएम को 1 सप्ताह के भीतर। ठीक है, सुधार दिया, लिख लेना। और क्या है? और यदि रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने में जिला मजिस्ट्रेट 1 माह के भीतर उचित कार्रवाई करेगा, मतलब 1 सप्ताह में भेजेंगे, 1 माह में कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई करेंगे आगे 1 माह में। देख लीजिए, कमेटी बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, 3 मेंबर होंगे, अध्यक्ष का कोई कॉलम नहीं है, 3 में से 1 फीमेल होगी। ड्यूटी ये है कि 3 माह में एक बार जरूर निरीक्षण करना है। निरीक्षण की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर भीतर डीएम को देनी है। डीएम 1 माह में आगे कार्रवाई कर देगा। फिर से देख, निरीक्षण के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाती है एक समिति। स्टेट गवर्नमेंट समिति बनाएगी, उसमें 3 सदस्य होंगे, जिसमें से 1 महिला होगी। इन समिति का काम ये है कि भैया 3 माह में एक बार जरूर निरीक्षण करना है, उस निरीक्षण की रिपोर्ट को 1 सप्ताह के भीतर डीएम को देना है और डीएम 1 माह में कार्रवाई करेगा। क्लियर? 54 निरीक्षण 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 समिति निरीक्षण समिति निरीक्षण समिति निरीक्षण समिति इंस्पेक्शन कमेटी। इंस्पेक्शन कमेटी कहाँ है? 54 में। बस 55 लास्ट, इसका लास्ट मतलब टॉपिक का लास्ट आपका है संसूचना संरचनाओं का मूल्यांकन कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट। 55 में जो भी संरचनाएं बनेंगी आपके रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं की, तो उनका मूल्यांकन के बारे में बात करता है। तो मूल्यांकन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और डीएम। अंडरलाइन कर लेना इस चीज को बिल्कुल अच्छे से। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डीएम, ये क्या करते हैं? संरचनाओं का मूल्यांकन करते हैं। क्लियर? चैप्टर 8 दत्तक ग्रहण पे आ गए। अब अडॉप्टेड चाइल्ड के बारे में बोल रहे हैं कि भैया दत्तक ग्रहण, और ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? आपके 56 से लेके आपका 73। ये थोड़ा सा अच्छा खासा लंबा चौड़ा आपका बना हुआ है। ठीक है, चलिए करते तो हैं ही, करना तो है ही, क्योंकि है ना। चलिए, दत्तक ग्रहण अध्याय 8। चलिए, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि जे एक्ट याद होना है चाहिए। डाउट बहुत होते हैं, यहाँ कमेटी वहाँ कमेटी, यहाँ सदस्य वहाँ सदस्य, इतना महीना उतना महीना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ये वो, तो लिंक करके थोड़ा सा कर लेना आप लोग। अब आपकी ड्यूटी है बार बार इसको देखना, देखना हो तो, नहीं देखना है तो आवाज सुन लेना, है ना। चलिए, उसके बाद दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण क्या बोलता है? दत्तक ग्रहण, दत्तक ग्रहण क्या बोलता है? दत्तक ग्रहण ये बोल रहा है 56 सेक्शन 56 धारा 56। धारा कितनी है? 56 है। धारा 56 क्या बोल रही? दत्तक ग्रहण,
यह अधिनियम दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 को लागू नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है। ठीक है, दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम, दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 नॉट एप्लीकेबल, लागू नहीं होता, उस पे लागू नहीं होता ये चैप्टर। ठीक है, दत्तक ग्रहण, ठीक है, यह अधिनियम दत्तक ग्रहण भरण पोषण 1956 को लागू नहीं होगा। 1956 हाँ 1956 को लागू नहीं होगा। यदि कोई बालक, कोई व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी बालक को भारत के बाहर ले जाता है तो वह धारा 80 के अनुसार दंडित होगा 3 वर्ष और 1 लाख रुपए जुर्माना। ये दत्तक ग्रहण है। इनने भाई साहब ने दत्तक को क्या किया, ग्रहण किया, अडॉप्ट किया चाइल्ड को, और कहाँ ले गए, भारत के बाहर ले गए। कहाँ ले गए भैया, भारत के बाहर। अब इनका इंटेंशन जो भी रहा हो, पढ़ाने लिखाने, लेकिन इनको एक बार परमिशन लेनी थी। किसकी परमिशन, डीएम की। भारत के बाहर जाएगा विद द परमिशन ऑफ, ठीक है, डीएम। भारत के बाहर ले गए और विदाउट परमिशन ले गए, विदाउट परमिशन ऑफ डीएम ले गए, तो ये अपराध हो गया कहाँ का, 3 वर्ष और 1 लाख जुर्माना लगेगा। ये बात लिखी है 80 में, सेक्शन 80 तहत क्या होगा, एक दंडित होगा। क्योंकि उनने ना तो आपको परमिशन दी, ना आदेश दिया। आदेश, परमिशन, आदेश भी है ऑर्डर, ऑर्डर के बिना ले गए, परमिशन के बिना ले गए तो भी। ठीक है, ये हो गया आपका 56। आइए 57 क्या बोल रहा है, भावी दत्तक माता पिता की पात्रता। कोई भावी दत्तक माता पिता की क्या हो गई है भैया, पात्रता के बारे में बात कर रहा है कि भावी दत्तक माता पिता की क्या पात्रता होगी। भावी दत्तक माता पिता की पात्रता 58। देखो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है शायद से, मेरे ख्याल से अब लिखने वाली चीज नहीं बची है। अब अपन ऐसा करते हैं इसको कि दत्तक ग्रहण में, भावी दत्तक ग्रहण माता पिता की पात्रता के बारे में क्या बोल रहा, कोई एक पुरुष बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं होगा। देखो होता क्या है, जब आप दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम भी जब आप पढ़ने जाओगे तो वहां पे कुछ सेक्शन ऐसी लिखी जहां पे बोला जाता है कि एक अगर लड़का, आदमी चाहे, व्यक्ति चाहे तो वो किसी बालिका को अडॉप्ट नहीं कर सकता, है ना। लेकिन जो जेंडर इशू उसके साथ ही रहता है, ठीक है, महिला चाहे तो ले सकती है, ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें लिखा है एकल पुरुष, एक सिंगल पुरुष बालिका को क्या नहीं कर सकता, अडॉप्ट नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लगा लेना। और ये कौन से पॉइंट में लिया है, ये लिया है 57 के 4 पॉइंट में। कहाँ लिखा है ये, 57 के 4 पॉइंट में आप देखना। तो ये आती है पात्रता से संबंधित चीजें जब आती हैं कि माता पिता कब पात्र होंगे, तो अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो बालिका को अडॉप्ट करता है तो नहीं कर पाएगा, अपात्र है। 58 में क्या बोला, भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति, प्रक्रिया में किसको पावर है भैया, कि भैया भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया कौन करवाएगा, पूरी प्रक्रिया, उसको पावर है डीएम को। ठीक है, चलो इंपोर्टेंट है, डीएम अकेला लिख लेना यहाँ पे। किसी भी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यार्पित बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया, यह है अनाथ, परित्यक्त, अभ्यार्पित बालक, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। 2 बच्चे हैं इसमें। 59 में आपके कितने बच्चे दिख रहे हैं, तो देखो 58 में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, 58 में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डीएम को प्रक्रिया है दत्तक ग्रहण वाले के संबंध में, और आपके पात्रता के बारे में 57 में आपकी बात की गई है। ठीक है, चलिए अब 59 देख लीजिए। 59 सेक्शन आपका 59 क्या बात करता है, सेक्शन 59 2 बच्चों के बारे में बात कर रहा है। एक तो अनाथ के बारे में बात कर रहा है शायद से,
और एक बात कर रहा है परित्यक्त बालक के बारे में बात कर रहा है, और एक और बात कर रहा है वो कौन से बालक के बारे में, अनाथ, परित्यक्त और आपका अभ्यर्पित, 3 बालक हैं। अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक के बारे में बात कर रहा है। क्या बात करता है, ये बोल रहा है कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया क्या है, कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो ये बोल रहा है यदि किसी बालक के दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित होने से 60 दिन के भीतर भारतीय द्वारा दत्तक नहीं किया जाएगा। बालक के दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित होने, क्योंकि स्वतंत्र घोषित किया था ना हमने, पिछली कमेटी ने स्वतंत्र घोषित किया था ना कि ये स्वतंत्र घोषित है, ठीक है। तो दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित होने से आप 60 दिन के भीतर किसी भी भारतीय द्वारा दत्तक नहीं लिया जाएगा और अंतर्देशीय दत्तक के लिए स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा, और उसे अंतर्देशीय दत्तक के लिए स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। परंतु शारीरिक और मानसिक योग्यता, निर्योग्यता और 5 वर्ष से अधिक के बालक को वरीयता दी जाएगी। शारीरिक, मानसिक निर्योग्यता या 5 वर्ष से अधिक के जो बालक हैं उनको क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। आवेदन केवल जिला मजिस्ट्रेट को किया जाएगा। अब देखो क्या है, अनाथ है कोई व्यक्ति, बालक है, परित्यक्त बालक है, अभ्यर्पित बालक है, इनके संबंध में अगर आपको अडॉप्ट करना है, क्या करना है, अडॉप्ट करना है, तो पहले लगाओ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन कहाँ लगाओगे, डीएम को लगाओगे। कहाँ लगाओ, दत्तक ग्रहण के संबंध में एक ही चीज याद रखना, दत्तक अडॉप्टेड के संबंध में डीएम ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है, डीएम, क्योंकि प्रक्रिया कौन करता है, एप्लीकेशन किसको लगेगी, डीएम को लगेगी। लेकिन जिस दिन ये तीनों अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित ये स्वतंत्र हुए, मतलब घोषणा क्या होगी, स्वतंत्र, कि अब ये स्वतंत्र हैं, इनको कोई भी व्यक्ति अडॉप्ट करता है तो 60 दिन के भीतर, 60 दिन की अवधि तक भारतीय अंतर्देशीय, मतलब भारतीय माता पिता द्वारा, भारतीय द्वारा क्या नहीं होगा, अडॉप्ट नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, 60 दिन लगा देना कि 60 दिन के भीतर किसी भी भारतीय दत्तक ग्रहण द्वारा नहीं लिया जाएगा और उसे अंतर्देशीय के स्वतंत्र रूप में घोषित कर दिया जाएगा। और प्रायोरिटी किसको देंगे, परंतु शारीरिक, मानसिक निरोगता और 5 साल से अधिक व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी, बालक को। तो वो बालक, ये बालक, इनको वरीयता दी जाएगी यदि यह शारीरिक, मानसिक निर्योग्य हैं, शारीरिक निर्योग्य हैं, निर्योग्य है मतलब निरोगी, ठीक है, निरोग्यता है, तो और 5 वर्ष से अधिक के बालक हैं, 5 वर्ष से, इनको दी जाएगी ये वाली सुविधा, प्रोवाइजो जोड़ा गया है तो इनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ आप याद रख लेना, तो ये प्री में आ सकता है आपका, है ना, कि इनको वरीयता दी जाएगी, तो शारीरिक, मानसिक निरोग्य से और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के जो बालक हैं उनको वरीयता दी जाएगी, और 60 दिन के भीतर ये लोग नहीं ले सकते, भारतीय माता पिता द्वारा अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। अडॉप्शन की एप्लीकेशन लगानी है डीएम को। किन बच्चों के खिलाफ लगानी है, अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए। ये प्रक्रिया है। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा, तो अकेला याद रख लेना आप लोग, ठीक है। 42 में परित्यक्त आपका, 41 में है, 42 में आपका ये है 2K, 33 में है सरेंडर, नहीं 35 में आपका सरेंडर है, 35 में आपका सरेंडर है, ठीक है। अडॉप्ट आपका 2K2 में है, डीएम आपका 2K26A में है। इस तरीके से आप लोग पूरा लिख लोगे मेरे ख्याल से, है ना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। याद हो गई ना डेफिनेशन क्लॉज, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, जहां वर्ड दिखे उधर ही लिख दो, देख के लिख दो, बिना देखे लिख दो, एक समय आएगा बिना देखे भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो 59 हो गया, 59 हो गया है मेरे ख्याल से। 60 क्या बोल रहा है, अंतर्देशीय नातेदार, नातेदार अभी क्या थे, माता पिता थे, अंतर्देशीय नातेदार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त करने के अनुसार किया जाएगा। बस सबकी सीधी बात, अगर भैया अंतर्देशीय नातेदार को अगर वो दत्तक ग्रहण, अधिग्रहण करना है, दत्तक ग्रहण अडॉप्ट करना है, दत्तक ग्रहण करना है, तो फिर क्या करना भैया, डीएम को आवेदन करो। किसको आवेदन करोगे, डीएम को करोगे, जैसे कि डीएम को चल ही रहा है। आगे नेक्स्ट 61 दत्तक कार्रवाई के निपटारे के लिए प्रक्रिया, डिस्पोजल। अब दत्तक कार्रवाई का निपटारा सेक्शन 61 में है, दत्तक कार्रवाई का निपटारा।
दत्तक कार्रवाई का क्या है, निपटारा भैया। यह लिखा है जिला मजिस्ट्रेट यह समाधान करेगा कि दत्तक के फलस्वरूप कोई संदाय तो नहीं किया गया। यदि जिला मजिस्ट्रेट समस्त कार्रवाइयां बंद कमरे में करेगा, जिला मजिस्ट्रेट समस्त कार्रवाइयां बंद कमरे में करेगा एवं आवेदन को 2 माह के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। कितने महीने के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा भैया, 2 महीने के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान करेगा कि दत्तक के फलस्वरूप कोई संदाय तो नहीं किया गया है। मतलब पहली चीज, जिला मजिस्ट्रेट का पहले सेटिस्फिकेशन बहुत जरूरी है। निपटारा ऐसा नहीं होगा, सेटिस्फाई करो भैया, पहले क्या करो, उसको सेटिस्फिकेशन करो कि सेटिस्फिकेशन होना चाहिए किसका, डीएम का। डीएम का कैसा सेटिस्फिकेशन होना चाहिए, समाधान करेगा कि दत्तक, जिला मजिस्ट्रेट यह समाधान करेगा कि दत्तक के फलस्वरूप कोई संदाय तो नहीं किया गया, कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए, ठीक है। और जिला मजिस्ट्रेट समस्त कार्रवाइयां बंद कमरे में करेगा, पहले पैसे वैसे तो नहीं लिए ना, ये वाली चीज। दूसरा, कार्रवाई बंद कमरे में करेगा। 3 चीजें करेगा सर्टिफिकेशन। ये बोलेगा पहले भैया कार्रवाई आपने कैसे, संदाय तो नहीं किया, संदाय तो नहीं किया। दूसरा बोल रहा है बंद कमरे में करूंगा मैं पूरा परीक्षण, बंद कमरे में चलेगी पूरी प्रक्रिया। और दूसरी क्या बात बोल रही, तीसरी क्या बात बोले, एवं आवेदन के 2 माह के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। टाइम पीरियड है, निपटाना कितने महीने के भीतर है, 2 माह के भीतर, यही इंपॉर्टेंट है। दत्तक ग्रहण की कार्रवाइयों को निपटाना 2 महीने के भीतर कौन निपटाएगा, डीएम निपटाएगा। कैसे निपटाएगा, बंद कमरे में निपटाएगा। और एक समाधान करेगा, क्या समाधान, कि इस दत्तक ग्रहण बालक को कोई संदाय करके नहीं दिया गया, तभी निपटा दूंगा। क्लियर बात, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। क्या बोल रहा है 62, अब नहीं लिख रहा हूं, अब तो आपको काम ही काम, मतलब आपको याद करना है। 62 अतिरिक्त प्रक्रियात्मक अपेक्षा और प्रलेखीकरण, ये क्या बोल रहा है, इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन लिख दो, आवेदन 4 माह के भीतर निपटाया गया या नहीं सुनिश्चित करेगा कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण, जो विशिष्ट दत्तक ग्रहण है सुनिश्चित करेगा कि आवेदन 4 माह के भीतर निपटाया गया नहीं। अतिरिक्त प्रक्रियात्मक अपेक्षा प्रलेखीकरण याद कर लेना, ठीक है। दत्तक ग्रहण के प्रभाव के बारे में बात करते हैं, रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, अभिकरण के बारे में बात करते हैं, और लास्ट में आपका किसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में। देखो क्या है दत्तक ग्रहण के प्रभाव, जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक माह में प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, एक ही लाइन है कि दत्तक ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। दत्तक ग्रहण के प्रभाव के बारे में जिला मजिस्ट्रेट 1 माह के भीतर किसको, प्राधिकरण को क्या करेगा, जो दत्तक ग्रहण प्राधिकरण है उसको क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा 1 महीने में। दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट प्राधिकरण को करेगा। जिला मजिस्ट्रेट किसको कर रहा है, प्राधिकरण को कर रहा है। दत्तक ग्रहण के प्रभाव प्रत्येक माह में 1 माह के भीतर प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा। फिर 64 में देखो क्या लिखा है, रिपोर्ट के बारे में लिख दिया, तो वो जिला मजिस्ट्रेट किसको करेगा, प्राधिकरण को करेगा। और फिर 65 में विशिष्ट दत्तक ग्रहण का अभिकरण, देखो विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण जो कि अभी हमने पढ़ा था, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 2K11 में, तो विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण कर्तव्य में उपेक्षा के लिए, अगर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अधिकरण का कोई ड्यूटी बनती है और वो ड्यूटी में क्या करता है, उपेक्षा करता है, नेग्लिजेंस करता है, तो 50,000 रुपए का जुर्माने से दंडित करेगा और पुनः करने पर उसकी मान्यता ही समाप्त कर दी जाएगी। यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने यहां से दत्तक पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, दत्तक। अब दत्तक ग्रहण पे हमने एक चीज पढ़ा, प्रभाव, दूसरा पढ़ा रिपोर्ट, है ना, और तीसरा पढ़ रहे हैं विशेष दत्तक ग्रहण। ये कहाँ है प्रभाव, ये आपका 64 में है, ये आपका 65 में है, ये आपका 66 में है। ऐसे ही चला गया, नहीं उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये 65 में है, नहीं ये 63 में है, ये 64 में है, और ये 65 में है, ठीक है। प्रभाव 63 में है, 64 में। रिपोर्ट प्रभाव 1 महीने, किसको करेंगे, प्राधिकरण को करेंगे। अब ये दत्तक ग्रहण, विशेष दत्तक ग्रहण जो प्राधिकरण है, अगर ये ड्यूटी नहीं करता है या ड्यूटी का उल्लंघन करता है, वो नेग्लिजेंसली काम करता है, तो 50,000 रुपये जुर्माना लग जाएगा भैया। और अगर पुनः करोगे तो मान्यता ही रद्द हो जाएगी, मान्यता रद्द हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी मान्यता।
क्लियर। ठीक है, चलिए 66 बोल रहा है दत्तक ग्रहण के अधिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण ना की गई संस्थाओं में निवास करने वाले बालक का दत्तक ग्रहण निवास करने वाले बालक का, संस्थाओं में अगर निवास कर रहा है बालक, उसका दत्तक ग्रहण कैसे होगा। नहीं, बोल रहा है कि धारा 66 की उपधारा 1 और 2 के उल्लंघन पे उसे 50,000 रुपए को जुर्माने से दंडित किया जाएगा, पुनः उसकी मान्यता समाप्त। ये ज्यों का त्यों है भैया। अगर आपने दत्तक ग्रहण अधिकरण का रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया और उसमें बालक निवास कर रहा है और वहां से कोई अडॉप्शन ले जाता है, तो ये क्या है, वॉयलेशन है। ये क्या है, नेग्लिजेंस ड्यूटी है। ये सभी तो है, आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसके बाद दत्तक ग्रहण निवास करने वाले दत्तक ग्रहण के संबंध में ग्रहण कर लिया, तो फिर वे भैया वायद तो यही बोल रहा है कि निवास करने वाले बालक को दत्तक ग्रहण, तो 66 में 50,000 रुपए जुर्माना है, और साथ ही साथ पुनः करोगे तो आपकी मान्यता भी क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। अब SARA और CARA याद रख लो कहाँ है, बस इतना ही। SARA और CARA, SARA मतलब राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अधिकरण, और केंद्र दत्तक ग्रहण स्रोत अधिकरण मतलब सेंट्रल एडॉप्शन एडॉप्टेड। ठीक है, आपका केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत अधिकरण है। एक बार देखना, डायरेक्ट तो मेरे पास है नहीं, इसमें लिखा क्या है देखना एक बार, है ना। SARA और CARA, SARA और CARA, ये एडॉप्शन सोर्स कहाँ का है, ये स्टेट का है। ये कहाँ का है, ये सेंट्रल का है। ये कहाँ दिया गया है आपके 67 में, ये आपको कहाँ दिया गया है 68 में। बस राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अधिकरण और केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत अधिकरण 67 और 68 में आपका ये दिया गया है। क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है। और 69 क्या बोल रहा है, 69 बोल रहा है संचालन समिति, इंपोर्टेंट कर लो, प्राधिकरण की संचालन समिति। तो आपको इंस्पेक्शन समिति भी पढ़ ली, अब संचालन समिति देख लीजिए। 69 संचालन समिति, प्राधिकरण की संचालन समिति, याद है ना। SARA CARA, SARA 67, CARA 69 68, 69 में संचालन समिति, है ना, याद है कि नहीं है। चलो सेक्शन 69 में है आपका प्राधिकरण संचालन समिति, प्राधिकरण संचालन समिति। आ जाइए देखते हैं प्राधिकरण संचालन समिति में निम्न में से मिलाकर, अब देखो इसमें भी वही चीज, समिति में कितने होंगे, तो एक अध्यक्ष होगा, और मेंबर कितने होंगे, एवं सदस्य होंगे। मेंबर इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं, और सदस्य होंगे। अब अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष अध्यक्ष मेरे ख्याल से जो महिला बाल विकास मंत्रालय होता है ना, का पदेन सचिव होगा। सचिव के लेवल का भैया, जो महिला बाल विकास मंत्रालय का पदेन सचिव है, वो प्राधिकरण संचालन समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सुने रहो, याद रखते रहो कि अध्यक्ष कौन होगा। एक अध्यक्ष है इसमें जो महिला बाल विकास मंत्रालय का, और सदस्य कौन होंगे, जो प्राधिकरण से संबंधित पदेन संयुक्त सचिव हैं, इससे संबंधित जो संयुक्त सचिव हैं, प्राधिकरण से संबंधित संयुक्त सचिव, और वित्त संबंधी पदेन संयुक्त सचिव, और यही होंगे बस। राज्य अभिकरण
और दो या विशिष्ट अभिकरण, राज्य अभिकरण या दो और विशिष्ट अभिकरण, एक दत्तक माता पिता या एक दत्तक, एक अधिवक्ता, एक प्रचार्य जिसके पास 10 वर्ष का कुटुंब का विधि का अनुभव हो, सदस्य सचिव जो संगठन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। संचालन समिति 1 माह में 1 बार अधिवेशन करेगी। संचालन समिति के कर्तव्य है। ठीक है, इसके बारे में सदस्य जो प्राधिकरण से संबंधित पदेन संयुक्त सचिव होंगे, वित्त संबंधी पदेन संयुक्त सचिव होंगे, राज्य अधिकरण या उसमें दो विशिष्ट अधिकरण में होंगे। जो राज्य अधिकरण और उसमें दो विशिष्ट अधिकरण में है। चौथा क्या बोल रहा है? एक अधिवक्ता है, एक आचार्य जिसके पास 10 वर्ष का कुटुंब विधिक अनुभव हो। मतलब एक अधिवक्ता भी जा सकता है और एक प्रचार भी है, 10 साल का एक्सपीरियंस है इसमें कुटुंब विधि में। कुटुंब विधि में ठीक है। ठीक है, ये तो था ये। अब समिति 1 माह में एक मीटिंग जरूर करनी है, एक बैठक। संचालन समिति को 1 माह में एक बैठक जरूर करनी है और संचालन समिति के कर्तव्य आपको 3 में दिए गए हैं। ठीक है, अधिवेशन अवश्य होगा। क्लियर हो गया? अब 70 में 71, 72 और 73 देख लो। 73 में तो आपके लेखा और संपरीक्षा कैग करेगा। कौन करता है 73 में लेखा संपरीक्षा कैग? आर्टिकल 148 में भी हम कैग पढ़ते हैं, यहाँ पे 73 में पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है? 73 याद कर लो। कैग के बारे में बोल रहा है, कैग कैग कैग, लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण, संपरीक्षा, लेखा परीक्षण, संपरीक्षा, लेखा परीक्षण, संपरीक्षा, लेखा परीक्षण कौन करेगा? कैग करेगा। 73 में केंद्र सरकार का अनुदान ग्रांट, केंद्र सरकार का अनुदान 72 में दिया गया है। अधिकरण का वार्षिक रिपोर्ट कहाँ है? 71 में है। और अधिकरण की शक्तियां, प्राधिकरण की शक्तियां, प्राधिकरण 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 की शक्तियां कहाँ दी गई हैं? और अपन ने प्राधिकरण पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल भाई साहब, प्राधिकरण की डेफिनेशन, प्राधिकरण की डेफिनेशन कहाँ गई? दिमाग से अपने भी निकल गई, एक बार ध्यान कर लेते हैं। प्राधिकरण है क्या? नहीं है तो बताना मुझे कमेंट में कि प्राधिकरण कहीं डिफाइन है 2K7 में। लिख लो आप, है ना, ये 2K7 में ये चू करा था अपना। चलिए 2K7 में, बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अब आपका है प्राधिकरण। प्राधिकरण आपका है 2K7 में है। कहाँ है? 2K7 में। तो 71, 72, 73 में आपका जो लेखा जोखा करेगा वो कौन करेगा? क्या करेगा? प्राधिकरण का लेखा जोखा, लेखा वगैरह जो भी कंट्रोलिंग। और आपका जो 72 में है रिपोर्ट है, शायद से रिपोर्ट है क्या 72 में? वार्षिक रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट है। उसके बाद 72 में आपका है केंद्र सरकार द्वारा अनुदान होगा, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, और इसमें है रिपोर्ट। मतलब 72 नहीं आएगा, इसमें आएगा 70। और 70 में आपकी है 70 में आपकी है शक्ति, शक्ति, और इसमें है रिपोर्ट। हो गया लो। और 72 अलग से याद करना, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। ठीक है, हो गया। 2K7 में 71 में रिपोर्ट है, 70 में इसकी पावर है, और 73 में ठीक है लेखा और संपरीक्षा। ये हो गया अब अपना चैप्टर पूरा 8 दत्तक ग्रहण वाला पूरा हो गया है। अब
चैप्टर 9 है बालक के विरुद्ध अन्य अपराध। जो बालक हैं उनके विरुद्ध अन्य अपराधों के बारे में बात करेगा। ठीक है, आपका चैप्टर 9। चैप्टर 9 अकेला आपको पनिशमेंट के बारे में बात करता है। बालक के विरुद्ध अन्य अपराध के लिए पनिशमेंट, तो ये कहाँ से कहाँ तक आपका दिया है, 74 से लेके 89 तक दिया है। 74 से लेके कहाँ तक दिया है, 89 तक दिया है। चलिए आइए देखते हैं इसको, कुछ करते हैं इसको याद करने के लिए। कैसे, एक तो रैंडमली कैसे याद किया जाए चीज़ों को, क्योंकि आप लोगों को याद ही मेन है। ये हो गया आपका पूरा कोर पोर्शन, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा थे। मिसलेनियस पार्ट से एक आध क्वेश्चन अगर आ गया तो आ गया, बाकी पूरा हो गया। ठीक है, अब आपका ये है तो बालक के विरुद्ध अन्य अपराध, बालक के विरुद्ध अन्य अपराध, बालक के द्वारा अन्य अपराध नहीं, बालक के विरुद्ध अन्य अपराध। अन्य अपराध, अपराध की लिस्ट ऐसी बनेगी कुछ। 74 बोला बालक की पहचान प्रकट करने का प्रतिषेध। पहचान, अगर पहचान मना करा है दिखाने को, और अगर आप दिखा देते हो तो सीधा पनिशमेंट पे आ जाओ, 6 महीने। और जो अमेंड हो गया है तो वो बता देना जरा, मेरे पास अमेंडेड तो नहीं है शायद से, ऐसा लग रहा। 2 लाख अगर हुआ होगा तो, ऐसे इन्फोर्स में तो नहीं आया 2021 का अमेंड। ठीक है, 2 लाख रुपए जुर्माना, 2 लाख लिख रहा हूं मैं तो सीधा। ठीक है, 75 पे आ जाओ, क्रूअलिटी, क्रूरता, क्रूरता के लिए, बालक के प्रति क्रूरता, मानसिक तनाव, शारीरिक मारपीट, ये सब चीजें, तो 3 वर्ष और कितना, 1 लाख, दोनों तो लिखाई देना। ये कहाँ है, 75 में। 76 पे आ जाओ। हाँ, ये था नॉर्मल। और अगर इसके गार्जियन द्वारा किया जाता है, संरक्षक द्वारा अगर ये अपराध किया जाता है, संरक्षक द्वारा किया जाता है, तो फिर 5 वर्ष, वो भी राइगरस, कठिन कारावास और 5 लाख जुर्माना। अगर संरक्षक करेगा तो 5 वर्ष 5 लाख। 76, अच्छा, अलग अलग स्पेसिफाइड किया है। क्रूरता करोगे, और अगर क्रूरता मानसिक और शारीरिक है तो फिर अलग दंड है। क्रूरता अगर मानसिक है, शारीरिक है, तो फिर 3 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास, 3 से 10 का कारावास हो जाएगा, और जुर्माना 5 लाख रहेगा। बताओ यार, इतनी सारी 75 याद कर लो यार। पहचान छुपाओगे, पहचान बताओगे तो 6 महीने का कारावास, 2 लाख रुपए जुर्माना। 74 हमारा ये बात करता है। 75 क्रूरता के बारे में बात करता है कि 3 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना। अगर माता पिता के द्वारा मारपीट वगैरह हो जाए, संरक्षक के द्वारा हो जाए, तो 5 वर्ष और 5 लाख का जुर्माना। और अगर मानसिक शारीरिक तनाव हो रहा है या मारपीट, क्षति हो रही है, क्षति मतलब इंजरी होती है उसको, मानसिक शारीरिक इंजरी हो गई, बीमारी हो गई कुछ ही, तो 3 से 10 साल और 5 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा। अच्छा, भीख मांगना, क्योंकि 8 में पढ़ा था शायद से, है ना। तो भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन, अब भीख मंगवा रहा है उससे, व्यवसाय कर रहा है भीख का, तो भीख याद रख लेना। और 2 का 8 भी याद रख लेना, शायद से 2 का 8 होना चाहिए मेरे ख्याल से, पढ़ाया नहीं है कल मैंने, लेकिन 2 का 8 भीख मांगना। ठीक है, डन। तो 2 का 8 है, ठीक है। तो 2 का 8 है, तो 6 7 8 ऐसा पहुंच जाना, 6 7 8। तो भीख मांगने के लिए अगर नियोजन कर रहे हो तो भी कितना, 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। भीख बहुत बड़ी बात है, तो 5 वर्ष तो जाओगे अंदर, और 1 लाख मंगवाओगे तो 1 लाख देना भी पड़ेंगे। ठीक है, और भीख मांगने के प्रयोजन से बालक को विकलांग कर देना, ये हैंडीकैप के प्रयोजन में है, पढ़ा है ना आपने आईपीसी में भी। ठीक है, तो ये बोला 7 वर्ष से 10 वर्ष, 7 से 10 और कितना 5 लाख।
ऐसा बना लेना, सही में आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा यार, ऐसा बना लिया तो 2-3 बार पढ़ लेना। पहचान छुपाओगे तो 6 माह 2 लाख, क्रूरता करोगे तो 3 वर्ष 1 लाख, संरक्षण 5 वर्ष 5 लाख, मानसिक 3 से 10 5 लाख, भीख मंगवाओगे 5 से 1 लाख, इसके बाद 7 से 10 5 लाख, हैंडीकैप करके भीख मंगवाओगे तो 77 बालक को मदिरा और एनडीपीएस देने के लिए शास्ति, ले दारू पिला दी, मदिरा और एनडीपीएस बालक को देने के लिए शास्ति, बेचने के लिए देने के लिए शास्ति है। तो ये बोल रहा है भैया बेचने के लिए नहीं, अभी तो बालक को मदिरा और एनडीपीएस देने के लिए शास्ति 7 वर्ष का कठोर कारावास है आपका, और 1 लाख रुपए जुर्माना। 1 लाख है 10 लाख ही साला, 1 लाख, 7 वर्ष कठोर और 1 लाख रुपए जुर्माना है, लाख रुपए जुर्माना लगेगा। और यही 78 बोल रहा है तस्करी, उससे तस्करी करवाओ, ड्रग्स वगैरह की तस्करी करते हैं, ठीक है। तो फिर कितना है, 7 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना, दोनों का एक ही है। 7 वर्ष कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। आ जाइए 79, है तो बहुत ज्यादा। 79 क्या बोल रहा है, किशोर बालक को कर्मचारी का शोषण, किशोर बालक कर्मचारी का शोषण। तो ये शोषण जब करोगे आप, एक्सप्लॉइटेशन, शोषण, तो 79 में क्या बोल रहा है, 5 वर्ष का कठोर कारावास 1 लाख रुपए जुर्माना। अगर किसी व्यक्ति का आपने शोषण किया तो आपको 5 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माना। किशोर के बारे में बात कर रहा, बच्चा नहीं, किशोर के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा है, किशोर के बारे में बात कर रहा है, बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा है। क्लियर, चलिए 80 क्या बोल रहा है, 80 भेद प्रक्रिया का अनुसरण करने के बिना, भेद प्रक्रिया के अनुसरण किए बिना दत्तक ग्रहणों के लिए दंड या उपाय। भेद प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना दत्तक ग्रहण के लिए, अब दत्तक ग्रहण के लिए ये थोड़ा सा अलग ही है, तो 3 वर्ष का कारावास 1 लाख रुपए जुर्माना। दत्तक ग्रहण का उल्लंघन, ग्रहण प्रक्रिया का उल्लंघन पढ़ चुके हैं, है ना। बोल रहे थे कि विद द परमिशन आपको ले जाना है, मजिस्ट्रेट के आदेश से ले जाते, लेकिन आप नहीं ले गए उसको भारत के बाहर, तो फिर 80 में 3 वर्ष का कारावास हो गया था और 1 लाख रुपए जुर्माना लगा दिए थे ना, अभी पढ़ा था ना 80। एक पनिशमेंट अपन ने पढ़ाई थी कि 80 की पनिशमेंट के साथ इसके साथ जाना है आपको, ठीक है, वही है, वही 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 सही पकड़े। 56 दत्तक ग्रहण है ना, 56 से स्टार्ट है और आपका पूरा ये चलता है, ठीक है। याद कर लेना जरा दत्तक ग्रहण वाली ये चीजें, थोड़ी सी दत्तक ग्रहण वाला टॉपिक जो आपका है वो याद होना चाहिए, कहाँ से है, कैसी प्रोसीजर है। और ये आपका 3 वर्ष दूसरी बार आ गया है तो ये याद हो जाना चाहिए। 1 लाख, 3 वर्ष और 1 लाख। देख लीजिए, दूर से देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। 74 में 6 महीने और 2 लाख है। 75 में क्रूरता और 3 साल और 1 लाख रुपए है। संरक्षक द्वारा अगर हो जाता है तो 5 वर्ष का रिगोरियस इम्प्रिजमेंट है और 5 लाख रुपए जुर्माना है। यदि क्रूरता द्वारा मानसिक और शारीरिक क्षति बालक को की जाती है तो 3 से 10 साल का जुर्माना वर्ष की सजा है और 5 लाख रुपए जुर्माना है। भीख मंगवाओगे अगर व्यक्ति से तो 76 में भीख मंगवाओगे तो 5 साल का कारावास है और 1 लाख रुपए जुर्माना। हैंडीकैप करके अगर भीख मंगवाओगे तो 7 साल का कारावास से लेकर 10 साल का कारावास है और 5 लाख रुपए जुर्माना है। यदि मदिरा दोगे, उसको व्यक्ति को मदिरा दोगे तो 7 साल का कारावास है, राइग्रस और 1 लाख रुपए जुर्माना। उसी से तस्करी कराओगे तो 78 में तस्करी है। 79 में अगर किशोरों का शोषण करोगे आप तो 5 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना। और दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया का उल्लंघन करोगे आप तो 3 साल का कारावास। और दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया का उल्लंघन मतलब दत्तक ग्रहण जो आपका दिया गया है वो 56 में दिया गया है, उसकी प्रक्रिया का अगर उल्लंघन करते हो तो। क्लियर। अब अगर किसी बालक को बेचना है, बेच दिया,
ठीक है, प्रयोजन के लिए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए बेच रहे हो, उपायोजन कर रहे हो उसका, तो भैया कितना है, 5 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना है। और अगर भारसाधक अधिकारी अगर भेज देता है, संरक्षक अगर बेच देता है, तो उसको भैया कितना, उसको यही वाला लगेगा, 3 से 7 साल वाला है ना, 3 से 7 साल, 3 से 10 साल नहीं, 3 से 7 साल वाला लगेगा। आ जाइए यहाँ बना देते हैं इसको। 81 बेचना, बालक को बेचोगे तो 5 साल के लिए अंदर जाओगे रायग्रास, और 1 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है, 1 लाख रुपए आपका जुर्माना है। ठीक, और अगर संरक्षक बेच दे तो 3 से 7 और 5 लाख, नहीं 1 ही लाख है, 1 लाख, यहाँ पे 5 थी यार, वाह। ठीक है, 1 लाख। तो शारीरिक दंड कहाँ है, शारीरिक दंड 10,000 रुपये। भारसाधक अधिकारी या संस्था को बालक को शारीरिक दंड देगा तो प्रथमतः 10,000 रुपये, भारसाधक या संस्था 10,000 रुपये है भैया, यही है वो। टीचर आजकल हाथ नहीं उठा पाता, 10,000 रुपये जुर्माना है। संस्था, भारसाधक, माता पिता नहीं मार सकते, 10,000 रुपये जुर्माना है। और दूसरी बार अगर ज्यादा मार दिया, द्वितीय में 3 माह का कारावास और जुर्माना दोनों। और उक्त अपराध की रिपोर्ट की जाती है और कोई संस्था उसमें सहयोग नहीं करती तो वह कारावास 3 वर्ष से कम नहीं होगा और 1 लाख रुपए जुर्माना। मर गए, 82 ने तो जान ही ले ली। क्यों? किसी बालक को हाथ ही ना लगा पाओ यार। याद हो जाएगा यार आप लोगों को, डोंट वरी, ऑलमोस्ट याद होगा। ओके, ऑलमोस्ट याद होगा, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये आपका इतना पूरा, ठीक है, ऑलमोस्ट याद होगा, डोंट वरी, पूरी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ये अपना लास्ट वीडियो है, जे खत्म, आईटी शुरू करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो शारीरिक दंड कहाँ है, 82। और स्पीड बढ़ा के देखना है ना, बहुत स्लो चल रही है, स्पीड 2x की स्पीड करके देखना, बिल्कुल फटाफट खटाखट खट खट खट, 1-1.5 घंटे में आपका ये जे खत्म हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ सेक्शन अपन ने बहुत सारे कवर कर लिए, बहुत सारे अंदर के, इससे ज्यादा ना याद रख पाओगे ना करना कोशिश। शारीरिक दंड कौन देते हैं, भारसाधक और आपका संस्था। अगर ये दोनों दंड दे रहे हैं तो 10,000 रुपये लगा दो जुर्माना पहली बार में, और अगर दूसरी बार देते हैं तो इनको 3 माह का कारावास दे दो। और अगर ये सहयोग प्रदान नहीं करते तो 3 साल का दे दो और 1 लाख रुपए लो। इतनी सी बात समझाने के लिए इतना सारा लिख दिया इनने। 83 में उग्रवादी समूह या अन्य वयस्क द्वारा बालक का उपयोग किया जाना। उग्रवादी समूह में मिल गया बेचारा, या अन्य वयस्क अपने काम के लिए बालक का यूज कर रहा है तो 7 वर्ष का कारावास, 5 लाख रुपए जुर्माना। उग्रवादी समूह द्वारा मतलब यहाँ पे उग्रवादियों के, उग्रवादी व्यक्ति के खिलाफ अगर आप बालक का यूज कर रहे हो तो 7 साल और 5 लाख भरने के लिए तैयार रहो, फिर यूज कर दो। 7 साल और 5 लाख, ठीक है, भरने के लिए तैयार रहो और यूज कर दो, क्योंकि हम साथ साथ हैं तो 7 साल कारावास। ठीक है, इंपोर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपोर्टेंट सेक्शन आईपीसी जैसा 84, बालक का व्यपहरण और अपहरण, कंफ्यूजन नहीं होना, जे एक्ट में पूछेगा। ठीक है, व्यपहरण और अपहरण तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में 18 वर्ष से कम आयु के अगर हैं तो लागू होंगे, समस्त बंद आईपीसी के लागू होंगे। बस इतना याद रखो, बालक का व्यपहरण अपहरण कहाँ है, 84 में। अब बेचारे निशक्त बालक हैं, तो निशक्त बालक पर अगर कोई अपराध करेगा तो दोहरे दंड से दंडित होगा। और निशक्त का वही अर्थ है जो निशक्त अधिनियम 1995 के खंड 2 के आई में है। बालक एक निशक्त भी है,
95 के निःशक्त एक्ट में 2 के आई में दिया गया है, और पनिशमेंट होगी जो भी इसका यूज करेगा या अपराध करेगा तो कितना है, दोहरे दंड से। अब जितना भी है, 7 है तो 14 से हो जाएगा, 14 तो आजीवन कारावास हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है, 85 हो गया। 86 से अपराध का क्लासिफिकेशन अभिनेत न्यायालय, आ जाइए, इंपॉर्टेंट है 86 याद कर लो। क्या है 86? अपराध का वर्गीकरण और अभिनिहित न्यायालय। सेक्शन 86 अपराध का वर्गीकरण और अभिनिहित न्यायालय। अपराध का वर्गीकरण और अभिनिहित न्यायालय के बारे में ये क्या करता है, बात करता है। अपराध का वर्गीकरण अभिनिहित न्यायालय, 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का अपराध संज्ञेय या अजमानती होता है। इसमें 3 साल ऊपर नहीं है। 7 वर्ष का जो अपराध है वो संज्ञेय है और अजमानतीय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, याद रख लेना। जहां अपराध 3 से 7 वर्ष तक दंडनीय है वहां असंज्ञेय है और अजमानतीय है। 3 वर्ष से और 7 वर्ष है तो वहां है असंज्ञेय, नॉन कॉग्निजेबल, लेकिन नॉन बेलेबल है, अजमानतीय। असंज्ञेय और अजमानतीय। ठीक है, इसके बाद दंडनीय है 3 वर्ष से कम है अगर, तो फिर क्या है, वो है असंज्ञेय और जमानतीय। जमानतीय है ना, असंज्ञेय और जमानतीय। इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण बालक न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ट्रायल कौन करेगा? अभिनियत न्यायालय कौन है, कहाँ है? 2K20 में। क्लियर? और न्यायालय कहाँ है? 2K23 में। कितना अच्छा है। 7 वर्ष है तो संज्ञेय है, अजमानतीय है। 3 से 7 है तो असंज्ञेय है, अजमानतीय है। और 3 से कम है तो असंज्ञेय। ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, याद एक ही करने की जरूरत है, 3 से 7 में असंज्ञेय, बस। ठीक है, चलो। व्यापहरण अपहरण 85 में है। अपराध का क्लासिफिकेशन 86 में है। 87 में अबेटमेंट है। देखो, दुष्प्रेरण है, अबेटमेंट है। 87 में दुष्प्रेरण है, अबेटमेंट है। उसी अपराध पे जो 109 है आईपीसी का, अपराध की नेचर के हिसाब से चलता है, तो वही चीज आपको है। क्लियर? समझे कि नहीं? समझ गए होगे यार, समझदार हो। एक था शारीरिक दंड, वो कहाँ था? कहाँ था शारीरिक दंड? 82 में। और एक है वैकल्पिक दंड, वो कहाँ है? 88 में। मतलब एक शारीरिक दंड कहाँ पढ़ा था हमने? मतलब अगर मैं बात करूं दंड की, तो एक शारीरिक दंड है और एक आपका वैकल्पिक है। शारीरिक कहाँ है? 82 में। और वैकल्पिक कहाँ है? 88 में। बस, वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट, दो विधि में आ रहा है तो इसका माना जाएगा।
वहाँ अधिक दंड माना जाएगा, जहाँ पे अधिक, और अधिक तो मुझे यही लग रहा है यार जुवेनाइल में 7 वर्ष, है ना। तो जहाँ 2 विधि के दंड है तो वहाँ एक जिसका अधिक दंड है वहाँ माना जाएगा। ठीक है, 8 ठीक है, समझ गए। इस अध्याय के अधीन बालक द्वारा किया गया अपराध विधि के अधीन उल्लंघन करने वाला अपराध समझा जाएगा। अगर इस अध्याय में बालक ने अगर कोई, क्योंकि बालक के विरुद्ध है और इसका एक्सेप्शन कहाँ है, चैप्टर 9 का एक्सेप्शन है आपका 89, क्योंकि वो बालक द्वारा हो रहा है। बालक के विरुद्ध बालक द्वारा किया गया अपराध कहाँ है, 89 में। तो वो फिर कहाँ जाएगा, आपका चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग जाएगा, विधि विरुद्ध बालक की। अब भैया मिसलेनियस पार्ट है, आप लोग पढ़ लेना, इस पे शायद ही मैं कुछ बनाऊं, एक एक लाइन का है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों के कुछ छूट ना जाए, देख ही लो यार। जजमेंट हो गया, अपील और रिवीजन काहे को छूटे, थोड़ा सा वीडियो बड़ा ही सही है ना। तुमसे है दिल मेरे, तुम ही से तुमसे मेरी। ठीक है, एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। पढ़ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, करते जाना और पढ़ते जाना। पढ़ना ऐसा कि एंजॉय ज़्यादा भारी ना पड़ जाए, और एंजॉय ऐसा करना कि पढ़ाई ज़्यादा भारी ना पड़ जाए। दोनों को अच्छे आराम से चलने दो, तो चिल करके पढ़ो, आराम से एग्जाम दो, निकलेगा निकलेगा। ठीक है, निकलेगा, सब निकाल लो। सीट है 199 वाली हैं, आप तो सब निकाल लो, सब लोग निकाल लो, जितने वीडियो देख रहे हैं, जितने पढ़ाई कर रहे हैं, सब निकालो। सभी के लिए अपन चलेंगे खजराना। ठीक है, सब निकालो, फिर मुझे कॉल करना। सब लोग जो जो देख रहे हो वीडियो, सब कॉल करना मुझे, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा आज में, तो देख लेना आप लोग कॉल करके, जिसको भी जो डाउट वगैरह हो तो वो भी बता देना मुझे। ओके, चलिए, क्या है प्रकीर्ण मिसलेनियस पार्ट में। तो मिसलेनियस पार्ट में जरा 1 मिनट, क्या कि मैंने अभी भी इसको देखा नहीं है। अपन 102 पे अंडरलाइन कर लो जरा। रिवीजन कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। 103 पे अंडरलाइन कर लो जरा। जांच, अपील, पुनरीक्षण की कार्रवाई में जो कि भेद की जाए, समन मामलों की प्रक्रिया चलेगी। 104 अंडरलाइन कर लो जरा। समिति बोर्ड अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति कम से कम 2 सदस्यों द्वारा और समिति में कम से कम 3 सदस्यों द्वारा किया जाएगा। मतलब आदेशों को संशोधित करने की शक्ति कहाँ है, तो ये यहाँ पे है। राज्य बालक संरक्षण सोसाइटी और जिला बालक संरक्षण समिति कहाँ है, वो 106 में है। ठीक है, बालक कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक, ये अपन ने पढ़ा था 107 के साथ, बालक कल्याण पुलिस अधिकारी एकक के बारे में। क्या होता है, एसआई की पंक्ति से निम्न का नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, शहर में एक किशोर, प्रत्येक जिले में या शहर में एक किशोर पुलिस एकक गठित करेगी और उपधारा 1 के अधीन अधिकारी और 2 सदस्य होंगे, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता का अनुभव होगा, जिसमें से 1 महिला होगी। नेतृत्व डीएसपी से निम्न अधिकारी होगा। रेल पुलिस भी शामिल है इसमें रेल पुलिस भी शामिल है। 107 अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद नियम बनाने की शक्ति आपकी राज्य सरकार की है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। 40 में भाग जाने की रिपोर्ट का प्रारूप, ये सब कौन तैयार करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। जिला मजिस्ट्रेट का प्रारूप ये कौन तैयार करता है। निरसन और सेविंग से याद कर लीजिए। 111 में सेविंग से कठिनाइयों को दूर किया जाना की बात 112 में है। अधिनियम 2021 में प्रकाशित किया गया किशोर बाल अधिनियम 2000 को निश्चित किया गया है। ठीक है, अभी ये वाली चीज आपके सेविंग से 2000 का एक्ट था पहले, उसको निश्चित किया गया है। और मैं देख लूं जरा, प्रजम्पशन आपका है 94 अंडरलाइन कर लीजिए। प्रजम्पशन आयु के विषय में, प्रजम्पशन और उसका अवधारण 15 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। आयु की जांच कितने दिन के भीतर की जाएगी, 15 दिन के भीतर पूरी की जाएगी। रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाएगा, 99 अंडरलाइन कर लीजिए। अपील अंडरलाइन कर लीजिए। सद्भाव पूर्वक कल्याण कार्यवाही अंडरलाइन कर लीजिए। सभी तो हो गया, बचा क्या, कुछ नहीं बचा। आ जाइए पढ़ ही लेते हैं, कुछ छोड़ने लायक ही नहीं मिसलेनियस पार्ट में। एक चीज याद रखो, पहले अपन ऐसे करते हैं, अपील होती है, रिवीजन होता है, ठीक है, अपील होती है और रिवीजन होता है, और इनकी जांच होगी। किसकी जांच होगी, अपील की और रिवीजन की। ये इतना कर लो। 100 में क्या है, अपील है। 102 में क्या है, 100 में अपील है कि 101 में अपील है। 101 में क्या है,
अपील है, और 102 में रिवीजन है, और 103 में इन तीनों की जांच है, अपील और रिवीजन की। ठीक है, अब 100 में अपील है, अपील कितने दिन के भीतर होगी? 30 दिन के भीतर होगी। अपील कितने दिन के भीतर करना है? 30 दिन के भीतर क्या करनी है भैया? अपील करनी है 30 दिन के भीतर। समिति या बोर्ड के उन आदेशों की अपील क्लर्क को होगी, अपील क्लर्क को होती है। इसके सिवाय अपील ये बालक न्यायालय को भी होगी। एक क्लर्क होता है उसको भी अपील होती है, और एक बालक न्यायालय होता है उसको भी अपील होती है। तो अपील किसको होगी? हो किसको होगी? क्लर्क को होगी और बालक न्यायालय को होगी। किसके आदेश की होती है? बोर्ड के व समिति के। ठीक है, धारा 15 के अधीन जघन्य अपराध का निर्णय की अपील सत्र न्यायालय में होगी। जघन्य अपराध का निर्णय की अपील कहाँ होगी? सेशन में, सेशन कोर्ट में होती है। ठीक है, और क्या देख रेख वाली है? अपील अगर नहीं होगी, ये मेन इंपॉर्टेंट है, अपील किसकी नहीं होगी? यहाँ पे बना रहा हूँ एक्सेप्शन। अपील नहीं होगी, किन मामलों की अपील नहीं होगी? 16 से 18 वर्ष के बालक को जघन्य अपराध से भिन्न अपराध में दोष मुक्त कर दिया है। 16 से 18 वर्ष का बालक है जिसने दोष मुक्त कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है, लेकिन ये अब जघन्य अपराध से भिन्न किया था ना, बालक को दोष मुक्त कर दिया है, तो अपील नहीं होगी। पहली चीज, नो अपील, नो अपील। ठीक है, और दूसरी वाली चीज क्या बोल रहा है इसमें? दूसरी वाली बोल रहा है देख रेख व जरूरतमंद बालक नहीं है का आदेश निश्चित है। ठीक है, और अगर देख रेख और जरूरतमंद बालक के लिए जो भी आदेश दिया था इसको निश्चित कर दिया है, अब तो ये निश्चित है, मतलब यही मैन है 16 से 18 वर्ष वाला। ठीक है, बालक न्यायालय में अपील पारित आदेश की द्वितीय अपील नहीं होगी। अगर इसने कोई अपील में पारित आदेश है, इसने जजमेंट दे दिया है, ऑर्डर आया, बालक न्यायालय का कोई ऑर्डर है, ये हो गया खत्म। बालक न्यायालय के ऑर्डर की द्वितीय अपील नहीं होगी। बालक न्यायालय के आदेश की द्वितीय अपील नहीं होगी, लिख लेना आप लोग, है ना। बालक न्यायालय के आदेश की द्वितीय अपील नहीं होगी। बालक न्यायालय आदेश की अपील दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार उच्च न्यायालय में होगी। इसकी अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। जिला मजिस्ट्रेट दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के किसी आदेश से व्यतीत 30 दिन के भीतर प्रभागीय आयुक्त को अपील करेगा। अगर दत्तक ग्रहण प्राधिकरण में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की अगर आपको अपील करनी है, आदेश से व्यतीत व्यक्ति को अगर अपील करनी है तो 30 दिन के भीतर, तो दत्तक ग्रहण वाले की अपील इसको होती है आयुक्त को, वो भी कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर, मतलब 30 दिन आपको यहाँ पे भी 30 दिन में दत्तक का भी होगा, दत्तक का और बालक का। ठीक है, ये वाली चीज आयुक्त को होगी डीएम के विरुद्ध आदेश की। क्लियर है? याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो किसको होगी भैया? 30 दिन के भीतर अपील होगी। 101 में क्लर्क और बालक न्यायालय के निर्णय, क्लर्क और बालक न्यायालय को अपील होगी। ठीक है, किसको? क्लर्क और बालक न्यायालय को अपील होगी, किसके आदेश के विरुद्ध होगी? बोर्ड और समिति के आदेश के विरुद्ध होगी। सेक्शन 15 में अगर वह जघन्य अपराध करता है तो जघन्य अपराध की अपील सीधी सीधी कोर्ट ऑफ सेशन को होगी। अगर उसके जजमेंट दे रहा है कोई जो आपका बोर्ड और समिति, तो उसकी किसको होगी भैया? ये आपके सेशन को होगी। और दत्तक ग्रहण जो डीएम का जो जजमेंट आता है तो उसकी अपील 30 दिन के भीतर आयुक्त को होगी। किसको होगी? आयुक्त को। किन मामलों में अपील नहीं होगी? 16 से 18 साल तक का अगर कोई बच्चा है, अगर वो जघन्य अपराध नहीं करता है और दोष मुक्त हो गया है तो नो अपील। और जरूरतमंद देखरेख वाले की भी अपील नहीं होती थी, जो कि निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, और उपधारा 6 में क्या लिखा है?
प्रस्तुत की गई अपील यथाशीघ्र प्रस्तुति की दिनांक से 4 माह के भीतर निपटाई जाएगी। टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपील का निपटारा, अपील का निपटारा कितने महीने के भीतर? 4 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर होता है। और परंतु प्रशासक जो कि आपका दिखा है डिफाइन है, राज्य या प्रशासक अपील को निपटाने के लिए आयुक्त के समतुल्य अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। अपील को निपटाने के लिए अधिकारी को नियुक्त कर सकता है। ठीक है। रिवीजन उच्च न्यायालय में होगा, आवेदन या सौंपना से होगा, और भेद का जैसे कि बैठे समिति या बोर्ड के आदेश में संशोधित करने की, बोर्ड में कम से कम 2 सदस्य और समिति में कम से कम 3 सदस्य होंगे। चलिए देखो, यही है मेन, है ना, यही समझा रहा हूँ बस। इसके अलावा पढ़ लेना आप। अपील समझ लो, अपील पूरी प्रोसीजर समझ लो क्या है। 101 अपील किसको होती है? किसी भी बोर्ड के या समिति के ऑर्डर की अपील किसको होती है? क्लर्क को होगी या आपके न्यायालय बालक न्यायालय को होगी, बालक न्यायालय को होगी। ठीक है। अब बालक न्यायालय की अपील किसको होती है? हाई कोर्ट को होती है। ठीक है। ये इसकी प्रथम अपील है। क्या है ये? इसकी प्रथम अपील। द्वितीय अपील बार है, द्वितीय अपील नहीं होती, नहीं होती मतलब सुप्रीम कोर्ट को नहीं होगी। ठीक है, आ गए। ये बालक न्यायालय का हो गया। अपील कितने दिन के भीतर करनी है? अपील इनके आदेश के विरुद्ध की अपील 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर करनी है? 30 दिन के भीतर अपील करनी है। ये टाइम है, 30 दिन का टाइम। ठीक है। और ये बालक की थी। अब एक होता है दत्तक, दत्तक ग्रहण के खिलाफ जो डीएम है, डीएम के ऑर्डर की जो अपील है वो कहाँ करनी है? आपको आयुक्त को करनी है। कहाँ करनी है? आयुक्त को करनी है। अपील का डिस्पोजल कितने महीने में होगा? 4 महीने में। कितने महीने में? 4 महीने में डिस्पोजल करेगा। और कौन करेगा? वो करेगा प्रशासक या राज्य द्वारा नियुक्त आयुक्त की शक्ति के बराबर, आयुक्त के बराबर का अधिकारी। आयुक्त के बराबर का अधिकारी करेगा। क्या करेगा वो? ये डिस्पोजल करेगा 4 महीने के भीतर भीतर। क्लियर? ठीक है, ये आपका था। और अपील होगी। ठीक है। एक चीज और बची, अगर जघन्य अपराध है, जघन्य अपराध है, उसकी अपील किसको होगी? हाई कोर्ट को होगी। नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन में होगी डायरेक्ट, कोर्ट ऑफ सेशन में होगी, कोर्ट ऑफ सेशन में होगी सीधी। जघन्य अपराध करने वाले बालक की जो अपील होगी, उसके जघन्य अपराध के संबंध में जो अपील होगी वो किसको होगी? कोर्ट ऑफ सेशन को होगी। ये आपका पूरा है। एक्सेप्शन क्या थे? एक्सेप्शन यहाँ पे ये थे कि एक ही एक्सेप्शन बच रहा है कि अगर 16 से 18 का कोई बालक है, जघन्य अपराध नहीं किया और दोष मुक्त है, तो दोष मुक्ति की अपील नहीं होती है। ठीक है। रिवीजन, अब इस ऑर्डर का जो अपील में पारित आदेश है उसका होता है क्या? रिवीजन। उसकी अपील नहीं होती है। तो ये रिवीजन जो है वो कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। रिवीजन कौन करेगा? हाई कोर्ट। ये कहाँ लिखा है? 102 में लिखा है। ठीक है, 102 में लिखा है। अब इन दोनों की जांच किसकी? 101 और 102 की जो जांच होगी, वो जांच के लिए समिति बनेगी और समिति में 3 सदस्य रहेंगे और एक बोर्ड रहेगा, इसमें 2 सदस्य रहेंगे। ठीक है। तो ये करेंगे जांच। जांच कौन करेगा? समिति के 3 सदस्य और बोर्ड के 2 सदस्य करेंगे। ठीक है। 107 बालक कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर एकक पुलिस अधिकारी एएसआई से निम्नपंथी का नहीं होगा।
ठीक है। और प्रत्येक जिले या शहर में विशेष किशोर न्यायालय पे एक गठित करेगा और एक अधिकारी 2 सदस्य होंगे जिसमें से एक महिला होगी, ठीक है। उनको अनुभव होना चाहिए सामाजिक, और डीएसपी से अनिम्न पंक्ति रेस में रेल भी शामिल है, ठीक है। लोक जागरूकता 108 में याद रखना, लोक जागरूकता कहाँ है, 108 में है। 107 में पुलिस अधिकारी कल्याण, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और 2 आपके सदस्य होंगे, जिसमें से एक महिला आपकी, 3 आपके, हाँ 2 सदस्य होंगे जिसमें से एक महिला होगी जिसको सामाजिक अनुभव होना चाहिए। डीएसपी इसका प्रतिनिधित्व करेगा। रेल प्रशासक इसमें है। 105 में आपका किशोर का वो क्या बोलते हैं, किशोर की न्याय निधि है, किशोर की न्याय निधि, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। एक आपका सोसाइटी के बारे में, बालक कल्याण सोसाइटी सद्भावना, अगर हाँ आयु के संबंध में अगर कोई प्रश्न होता है तो 15 दिन में पूरा किया जाएगा। जांच, जांच में ही आप लिख लो आयु की जांच कहाँ है, 94 में, कितने दिन में, 15 दिन में, बस। ये काय की जांच है इनकी, और ये काय की जांच है आयु की, 94। प्रिजम्पशन भी लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, कठिनाइयों को दूर 112 में, और निरसन आपका 111 में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा था कौन सा जे एक्ट, ठीक है। समझ में आया, याद हुआ, बहुत कोशिश करी मैंने बार बार रिवीजन कराने की, टाइम जरूर लग गया। अगर आप लोग देखेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे तो 100% याद होगा। इसी के साथ मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और करना भी बनता है क्योंकि मेहनत करी है, जैसे भी बना है याद कराने की कोशिश करिए, बार बार बोला है, तो सपोर्ट जरूर करें। और ये आपका जेजे हो गया। कल मिलते हैं आईटी के साथ, और आईटी भी पढ़ेंगे, और आईटी के बाद पॉक्सो भी देख लेंगे।